हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में बजट और बजटिंग के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, साथ में उसकी डेफिनेशन भी देखेंगे। बजट की क्या एसेंशियल एलिमेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और साथ ही बजट को प्रिपेयर करने का क्या प्रोसेस होता है वो भी यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जब बात हम बजट की करते हैं ना, तो बजट आप सब सुने हुए हैं ना, वेल नोन टर्म है और हर कोई इंसान किसी न किसी पर्पस के लिए बजट बना रहा होता है। बीइंग एन स्टूडेंट, अगर आप अपनी बर्थडे पार्टी प्लान करने जाते हो तो भी आप बजट तैयार करते हो कि मुझे कहाँ पार्टी देनी है, कितने लोग आएंगे, कितने पैसे खर्च होंगे, क्या क्या खिलाएंगे। आप पूरा बजट तैयार करते हो, राइट। तो हर एक इंसान बजट तैयार कर रहा होता है। हमारी गवर्नमेंट भी बजट तैयार कर रही होती है, जिसे हम यूनियन बजट कहते हैं, जो साल में एक बार आता है कि भाई कहाँ से कितनी रेवेन्यू गवर्नमेंट जनरेट करेगी, फिर कहाँ उस रेवेन्यू को कैसे खर्च करेगी। तो रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर का प्रॉपर एलोकेशन और अपॉर्चमेंट दिखा के हम उसको बजट तैयार करते हैं। पर जब बात हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कर रहे हो और जब वहां पे बजट की बात करते हैं, तो वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन जो बजट तैयार कर रही होती है और इस पर्पज से हम बजट को देखेंगे तो उसका क्या मतलब होता है। सो बेसिकली यहाँ पे भी सेम चीज आती है। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी उसके फेजेस ऑफ ऑपरेशन होते हैं, राइट, जो भी काम वो कर रही होती है, तो एक डेफिनेट फ्यूचर के लिए, डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब अपना पूरा प्लान ऑफ एक्शन तैयार करती है, तो उसी प्लान ऑफ एक्शन को हम बजट कहते हैं। उस प्लान ऑफ कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, ये जो पूरा प्लान बनाया, वो उसी को हम क्या कह रहे हैं, बजट। सो बजट इज अ प्लान ऑफ एक्शन कवरिंग ऑल फेजेस ऑफ ऑपरेशन फॉर अ डेफिनेट पीरियड इन द फ्यूचर। ठीक है, तो आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनाने वाले हैं। स्पेसिफिक टाइम पीरियड फ्यूचर से रिलेटेड होना चाहिए। बजट आप फ्यूचर का ही बनाते हैं, है ना, जो चीजें होने वाली होंगी। ठीक है, और वहां पे जो आप बजट तैयार कर रहे हैं, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऑपरेशंस हो रहे होंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, जो भी वो काम करते होंगे, उन सभी चीजों को कवर करते हैं और उसका प्लान ऑफ एक्शन रेडी करते हैं। ठीक है, इसी को हम बजट कहते हैं। सो बेसिकली ये ना एक क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है। क्या है? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव टर्म में, है ना, न्यूमेरिकली क्वांटिटी में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। किस चीज को एक्सप्रेस करते हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप मैनेजमेंट होती है, वो अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन की या उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, जो कोई भी उस डिपार्टमेंट्स के लिए या प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कोई भी पॉलिसीज बनाते हैं, जो भी प्लान बनाते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, जो भी गोल सेट करते हैं, उनको क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्लेन करने को ही हम कहते हैं कि हमने बजट तैयार किया है। इज इट क्लियर? सो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा एडवांस में अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट ऑब्जेक्टिव्स या पॉलिसीज को क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करने के तरीके को ही बजट कहा जाता है, राइट। सो बजट क्या होता है? एक ब्लूप्रिंट होता है। किस चीज का? प्रोजेक्टेड प्लान ऑफ एक्शन। क्योंकि फ्यूचर की चीजें हो गई, तो प्रोजेक्टेड प्लान ऑफ एक्शन का एक ब्लूप्रिंट है जो एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाया जाएगा और वो क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस किया जाएगा। मतलब क्वांटिटेटिव एक्सप्रेस करने का मतलब कि देखिए, कई चीजें क्या होती हैं, मॉनेटरी टर्म्स में डिनोट की जाती हैं। ठीक है, तो हम उन्हें मॉनेटरी में एक्सप्लेन करेंगे, तो वो भी हमारा क्वांटिटेटिव हो गया। ठीक है, नंबर्स में बात करेंगे। कुछ कुछ चीजों का जो हम बजट तैयार कर रहे हैं, प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर रहे हैं, वो हम क्वांटिटी में लिखेंगे, जैसे कि नंबर ऑफ यूनिट्स इतनी बनानी है, इतना आउटपुट तैयार करना है ना। तो बेसिकली एम क्या है कि ये क्वालिटेटिव नहीं होगा कि इतना अच्छा होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए, नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये किसी न किसी क्वांटिटी में एक्सप्रेस किया जाएगा। इज इट क्लियर? वो मॉनेटरी हो सकती है, ये नंबर ऑफ यूनिट्स के बेसिस पे हो सकती है, किसी भी चीज में हो सकती है। तो इसीलिए इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्लेन किया जाएगा। बेसिकली जो आपका बजट होता है ना, एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कंट्रोल करने के काम आता है, जो एक तरीके का बेंचमार्क सेट कर देता है और जिसके बेसिस पे आप अपने डिपार्टमेंट्स के किए गए कामों को, उनके जो भी वर्क वो कर रही है, उसको इवैल्यूएट कर पाते हैं कि वो हमने जैसा सोचा था, जिस तरीके से सोचा था, उस तरह से कर रही है कि नहीं कर रही है, प्रोग्रेस है या नहीं है। तो एक तरीके का ये इंस्ट्रूमेंट है जहां हम इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं कि कहाँ गड़बड़ी है, और साथ में हम जो उसकी परफॉर्मेंस है उसको इवैल्यूएट भी कर सकते हैं कि किस तरीके का काम हो रहा है। तो एक तरीके से बजट क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट की तरह वर्क करता है। इज इट क्लियर? तो बजट क्या हो गया? ये क्लियर हो गया। तो बजट एक प्लान ऑफ एक्शन है, फ्यूचर का प्लान ऑफ एक्शन है ना, प्रोजेक्टेड प्लान ऑफ एक्शन है, जो क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्लेन किया जाएगा किन चीजों को, जो भी ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की होगी, जो भी पॉलिसीज होगी उनको, राइट। अब हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीआईएमए की डेफिनेशन की, है ना। चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यूकी ने बजट के बारे में क्या कहा कि बजट क्या है? एक प्लान quantified in monetary terms, prepared and approved
prior to a defined period of time usually showing। so basically क्या हो गया, बजट एक प्लान है, ठीक है, जिसको हम मॉनेटरी टर्म में प्रिपेयर करेंगे, अप्रूव करेंगे, एक डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसे बनाया जा रहा है, तो उसी के पहले ही ये बना लिया जाएगा और अप्रूव किया जाएगा, जहां पे क्या क्या दिखाया जाएगा, प्लान्ड इनकम टू बी जनरेटेड, क्या क्या इनकम हम जनरेट करने वाले, किस तरह का खर्चा हम करने वाले हैं उस ड्यूरिंग द पीरियड, जिस पीरियड के लिए आप बजट बना रहे हैं, और उस पर्टिकुलर पीरियड में आप जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए कितने कैपिटल की जरूरत लग रही है या कितना कैपिटल लगाया गया है। इस तरह की चीजों को जहां हम शो करते हैं वो हमारा बजट कहलाता है। ऐसा किसने कहा? ऐसा CIMA ने कहा। तो जैसा हमने कहा ना कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, इन सारी चीजों को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो बजट क्या हो गया? बजट आप किसी स्पेसिफिक डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बना रहे हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में होगा, जहां पे पूरा उसका प्लान ऑफ इनकम होगी, कहां से रेवेन्यू जनरेट होगी, कहां से इनकम आएगी, कहां हम खर्चा करेंगे उस टाइम पीरियड में और उसके लिए कितना पैसा हम लगाएंगे। ठीक है, वहीं पे GA वेल्स ने क्या कहा कि बजट इज अ रिटन प्लान कवरिंग प्रोजेक्टेड एक्टिविटीज ऑफ अ फर्म फॉर अ डिफरेंट टाइम पीरियड। तो एक रिटन प्लान ऑफ एक्शन है जो प्रोजेक्टेड एक्टिविटीज, जो फ्यूचर में एक्टिविटीज करनी है उनको करने का एक तरीका है, मतलब उनको लिखा गया है। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो एक्टिविटीज आपको करनी है उनको जब हम लिख लेते हैं, उनकी जब प्लानिंग कर लेते हैं, उसी प्लान को, उस रिटन प्लान को ही बजट कहा जाता है, ऐसा GA वेल्स एंड स्टेट्स ने कहा। इज इट क्लियर? सो बजट क्या हो गया, ये क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे बजटिंग की। ठीक है, तो बजटिंग क्या होता है? देखिए, बजटिंग होता है एक तरीके का पूरा प्रोसेस। बजटिंग नाम से क्लियर है, बजट से बजटिंग बना। तो बजटिंग क्या है? एक प्रोसेस है जहां पे हम जो बजट बनाए हैं ना उसको डिजाइन करना, इंप्लीमेंट करना और ऑपरेट करते हैं। तो ये एक प्रोसेस है कि बजट कैसे बनने वाला है, ठीक है, कैसे उसको डिजाइन कर रहे हैं, उसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और कैसे उस बजट को ऑपरेट करेंगे, कराएंगे काम को। ठीक है, तो ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जहां पे हम प्लान करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंट्रोल करते हैं मैनेजमेंट की, जिससे कि जो भी गिवन रिसोर्सेज है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जा सके और हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो अकम्प्लिश हो सके। सो बजटिंग एक प्रोसेस होता है, क्लियर है, बजट को इम्प्लीमेंट करने का, राइट। अब इसके बारे में एक दो डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, जे बेटी ने क्या कहा था कि द एंटायर प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द बजट इज नोन एज बजटिंग। ठीक है, वहीं ये इस किसने कहा था? जे बेटी ने कहा था। वहीं पे रोनाल्ड और हैर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बजटिंग मे बी सेट टू बी द एक्ट ऑफ बिल्डिंग बजट, राइट। बजट को बनाने के तरीके को ही हम क्या कहते हैं? बजटिंग कहते हैं। इज इट क्लियर? अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजट की। ठीक है, क्या एलिमेंट होते हैं बजट में या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, फीचर्स क्या होते हैं। एग्जाम में अगर इनमें से कुछ भी पूछा जाए तो आपको यही चीजें लिखनी है। ठीक है, सो बजट कैसा होगा? सबसे पहली बात कि एक रिटन डॉक्यूमेंट है ना। प्लान ऑफ एक्शन जो कुछ भी है वो कैसा है? वो रिटन फॉर्म में है, जिसको प्रिपेयर किया गया, रिव्यू किया गया, अप्रूव किया गया अप्रोप्रिएट हायर अथॉरिटी के थ्रू। ठीक है, जनरली जो बजट कमिटी होती है ना वो कमिटी इस प्लान को ड्राफ्ट करती है, ठीक है, इस बजट को ड्राफ्ट करती है एंड बाद में उसको रिव्यू और अप्रूव कराया जाता है। तो ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इसके अलावा ये एक डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन है। किस चीज का? बिजनेस की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, मतलब वो सारी एक्टिविटीज जिनसे रेवेन्यू जनरेट होती है, जिनसे बिजनेस को अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प मिलती है, उन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का डिटेल्ड प्लान होता है क्या? बजट। इसके अलावा बजट क्या होता है? एक डेफिनेट फ्यूचर पीरियड के लिए आप बनाते हैं। ठीक है, वो आपका मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, या 5 साल 6 साल का भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि आप किस चीज के लिए बजट तैयार कर रहे हैं। ठीक है, आप आने वाले फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं जिसमें 10 साल लगने वाले हैं, तो आप 10 साल का बजट तैयार कर सकते हैं, राइट। तो डिपेंडिंग कि आप बजट आप किस टाइम पीरियड के लिए बना रहे हैं। तो बेसिक ये है कि आपको स्पेसिफाइड होना चाहिए कि इस टाइम पीरियड के लिए बजट बनाया जा रहा है। वो पीरियड जो होता है डेफिनेट होना चाहिए। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। इसके अलावा बजट हमेशा एडवांस में बनता है। ठीक है, वो पर्टिकुलर पीरियड शुरू होने से पहले। ठीक है, जैसे कि अगर हम नेक्स्ट ईयर के लिए बजट बना रहे हैं तो हम आज ही बजट बनाएंगे फ्यूचर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो हम उसी जिस तरह से हमने बजट बनाया उस तरह से हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उस तरह से हम काम शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये प्रिपेयर्ड इन एडवांस होता है, उस टाइम पीरियड के शुरू होने से पहले ही बना लिया जाता है। इसके अलावा बजट जो होता है वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाया गया है।
ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी गोल है, ठीक है, उस गोल को कंप्लीट करने के लिए, उस गोल को दिमाग में रख के ही वो पूरा बजट प्रिपेयर किया गया कि मुझे इतना चाहिए। जैसे मैंने कोई सेल्स बजट बनाया तो मैंने ये बना लिया कि भाई मुझे इस टाइम पे इस मंथ में इतने की सेल्स करनी है। अब इतने की सेल्स करने के लिए मैं इतना प्रोडक्शन करेंगे, इतना रॉ मटेरियल लेंगे, जो भी तैयार किया, तो मेरा ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड होना चाहिए, ठीक है। उसी के हिसाब से हम बजट प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा बजट कैसा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसको कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या मतलब हो गया कि ऐसा नहीं कि मैंने बजट बना दिया कल के लिए, अब बस कल आएगा देखा जाएगा, नहीं। आप कभी बर्थडे पार्टी का बजट बनाते हो, अब फिर बाद आप देखते हो ड्यूरेशन, आपको लगता है कि कुछ चीजें बढ़ रही हैं, कुछ चीजें घट रही हैं, तो आपको उसके हिसाब से अपने बजट में चेंजेस करनी पड़ती हैं, कभी कभी और पैसे की अरेंजमेंट करनी पड़ जाती है ना। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस हुआ, आपको टाइमली इसको अपडेट करते रहना पड़ता है, करेक्ट करते रहना पड़ता है, कंट्रोल करने पड़ता रहता है, जैसा भी आपका सर्कमस्टांसेस रहते हैं ना। तो जो सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं उसके हिसाब से आपको अपने बजट को भी चेंज करना पड़ता है, उसको अपडेट करना पड़ता है। तो इसीलिए कहा गया ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। बजट एक बैरोमीटर की तरह भी यूज किया जाता है, ठीक है। बिजनेस का बैरोमीटर क्यों, क्योंकि बैरोमीटर मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे किसी चीज को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो ऐसे ये बैरोमीटर है, वो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस और बजट परफॉर्मेंस को मेजर करता है, ठीक है। ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, आप इसके बेसिस पे मेजर कर सकते हैं कि हमने जो सोचा था और एक्चुअली कैसा हुआ, तो इस चीज को वो मेजर करता है, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये एक्ट एज अ बिजनेस बैरोमीटर, उसको मेजर करता है, ठीक है। इसके अलावा बजट में कॉपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन डिपार्टमेंट, क्योंकि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बजट बना रहे हैं ना, तो ऑर्गेनाइजेशन तो अकेले चलेगी कैसे, अकेले तो नहीं चलेगी ना, तो उसका अलग अलग डिपार्टमेंट जो होता है वो उसको कॉपरेट करेगा, तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रन करती है। तो अगर आप बजट तैयार किए हो तो उसमें भी वो भी आपके हर डिपार्टमेंट को कॉपरेट करना पड़ेगा कि उसी के अकॉर्डिंग वो काम करे, राइट। तो इसीलिए सारे डिपार्टमेंट के लिए बनता है, सारे डिपार्टमेंट को मिला के बनता है, सारे डिपार्टमेंट के तरीके से बनता है, कि ऐसा ना हो कि हमने बना दिया और वो किसी डिपार्टमेंट को सूट ही नहीं कर रहा है। तो ये सब चीजें नहीं होती हैं, और सभी डिपार्टमेंट को कॉपरेट करना पड़ता है और उनको लेके ही बजट तैयार किया जाता है। इसके अलावा अलग अलग बिजनेस के रिक्वायरमेंट को देखते हुए अलग अलग तरीके का बजट तैयार होता है ना। मैंने कहा कि हम जैसे हम खुद ही बजट तैयार करेंगे, तो अगर आपके पेरेंट्स बजट तैयार करेंगे तो हो सकता है वो मंथली बजट तैयार कर रहे हो कि मुझे महीने में कितने खर्चे लगेंगे, हमारी सैलरी कितनी आएगी, वो बजट तैयार करेंगे। आप बजट तैयार करोगे तो आप अपने बर्थडे पार्टी का कर रहे हो तो आप उसका बजट तैयार करोगे, है ना। या फिर आप किसी को कोई कोई और फ्रेशर पार्टी या कोई फेयरवेल पार्टी, तो उसका बजट तैयार हो रहा है। मतलब बजट एक चीज हो गई जो अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयार की जाती है, ठीक है। इसी तरह बिजनेस में भी अलग अलग जरूरतें होती हैं, तो उसके हिसाब से अलग अलग तरीके का बजट तैयार होता है, जिसे को हम कहते हैं टाइप्स ऑफ बजट, ठीक है। और बेसिकली जो बजट तैयार होता है वो पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे तैयार होता है ना। आप मोस्टली देखोगे कि हम जब भी कोई चीज करने जाते हैं तो हम एक बेस जरूर लेके चलते हैं कि देखिए ऐसा हुआ था, हमने ऐसा किया था, तब हमारा ऐसे हुआ था, इसलिए ऐसा होगा, है ना। तो वो हमेशा पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, जो भी अंडरलाइंड है, इटैलिक है, आप उसको हेडिंग वाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल के भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे प्रोसेस की। सो बजट को प्रिपेयर करने की अगर प्रोसेस की बात करें तो उसमें 6 प्रोसेस से होकर गुजरेगा। सबसे पहले हमको ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना पड़ेगा, फिर हमें की फैक्टर डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें कंट्रोलर की अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है, बजट मैनुअल रेडी करना पड़ता है, बजट पीरियड डिसाइड करना पड़ता है, एंड देन हम स्टैंडर्ड ऑफ एक्टिविटी और आउटपुट करते हैं और उसके हिसाब से सारा मेजरमेंट करते हैं। एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो पहला स्टेप बजट को प्रिपेयर करने का क्या होता है कि आप अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करिए, बजट किस लिए बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव शुड बी रिटन, है ना, बहुत प्रिसाइज होना चाहिए, किस एरिया पे आप काम करना चाह रहे हैं, क्या कंट्रोल करना चाह रहे हैं, क्या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, किस टाइम पीरियड के लिए चाह रहे हैं, वो सब कुछ बहुत स्पेसिफाइड होना चाहिए, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर कट होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है लोकेशन ऑफ अ की फैक्टर्स, ठीक है। तो की फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया, हमने लास्ट वीडियोस में देखा हुआ है की फैक्टर्स को। तो बेसिकली की फैक्टर्स क्या होते हैं, जो लिमिटेड होते हैं ना। आप जब बिजनेस में प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं तो वो ऐसी चीज जो लिमिट में होती है, जिसकी वजह से आप अनलिमिटेड काम नहीं कर सकते हो, तो आपको वो आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, वो लोकेट कर लेना चाहिए। तो की फैक्टर जो लिमिट टोटल एक्टिविटी में लिमिट सेट कर देता है कि नहीं इससे ज्यादा हम नहीं बढ़ सकते, तो आपको क्या करना होता है, उसको प्रॉपरली एस्टिमेट करना पड़ता है, प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि यही मेरा की फैक्टर है, ठीक है। तो अब हमको बजट बनाना तो इसको ध्यान में रख के आगे काम करना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर।
तो चूंकि बजट हमारी बजट कमेटी बना रही होती है, पर हमें कंट्रोलर अपॉइंट करना पड़ता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है पूरा कोऑर्डिनेशन के लिए, बजट प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, बजट मैनुअल को प्रिपेयर करने के लिए, तो हमें कंट्रोलर अपॉइंट करना पड़ता है। नेक्स्ट हम बजट मैनुअल रेडी करते हैं। मैनुअल क्या होता है? देखिए, मैनुअल किसी भी चीज का आप देखेंगे, आप कोई भी एक चीज परचेज करिए तो उसके साथ उसका मैनुअल दिया रहता है कि कैसे उसको करना है। ठीक है, अगर आप एक फोन भी परचेज करते हैं तो उसके साथ उसका मैनुअल मिल जाता है कि फोन को ऑपरेट कैसे करना है, इसमें ये की फंक्शनिंग का क्या मतलब है, ये क्या है, ये क्या है, हर एक चीज लिखी होती है। इसी तरह बजट मैनुअल की अगर हम बात करें तो मैनुअल हमें बताता है कि कैसे बनाना है किसी चीज को। ठीक है, बेसिकली वो कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है जो जितने भी की इंफॉर्मेशन होती है उन चीजों को वहाँ पे मेंशन कर देता है कि शेड्यूल क्या होगा, टाइम पीरियड कैसे होना चाहिए, कितने का होना चाहिए, क्या क्या चीजें होंगी, पूरा मैनुअल पूरा मेंशन रहेगा, है ना। शेड्यूल चीजें हर एक चीज मेंशन रहती हैं, तो वो बजट मैनुअल रेडी होना चाहिए, तभी आप उसके अकॉर्डिंग बजट तैयार कर पाते हो। क्लियर है? फिर आपका क्या होगा, बजट पीरियड डिफाइन होना चाहिए। पीरियड मतलब क्या हो गया, बजट पीरियड का मतलब जो पीरियड आप कवर करने वाले हो। 5 साल के लिए बजट बना रहे हो तो बजट पीरियड 5 इयर्स का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट के 2 इयर्स के लिए बना रहे हो तो बजट पीरियड 2 इयर्स के लिए, नेक्स्ट मंथ के लिए बना रहे हो तो मंथली बजट, वो मंथ जो है बजट पीरियड है। तो लेंथ ऑफ द जो बजट पीरियड है वो डिसाइड होना चाहिए। बजट कमेटी को जैसा बिजनेस पर्पज के हिसाब से सूट कर रहा हो कि इस ऑब्जेक्टिव के लिए कितना टाइम पीरियड चाहिए, उस हिसाब से आपको बजट पीरियड की लेंथ डिसाइड कर लेनी चाहिए। एंड देन हमारा स्टैंडर्ड ऑफ एक्टिविटी और आउटपुट आ जाएगा। तो आप जब बजट प्रिपेयर कर रहे हो तो आप अपनी एक्टिविटीज का स्टैंडर्ड सेट कर लीजिए, आउटपुट कितना चाह रहे हैं, तो हर एक एक्टिविटी के लिए डिटेल फाइनेंशियल प्लान आप आउटलाइन कर लीजिए कि क्या रिसोर्सेज लगेंगे, लेबर क्या लगेगा, मटेरियल क्या लगेगा, एक्सपेंसेस क्या लगेगा, वो प्रॉपर तरीके से आप उन एक्टिविटीज का स्टैंडर्ड सेट कर लीजिए। ठीक है, फिर कंटिन्यूअस उसको मेजर करिए। ठीक है, मतलब कि आप कैसे उसको मेजर कर पाएंगे, उसका परफॉर्मेंस क्राइटेरिया कैसे सेट होगा, उसे इवेलुएट कैसे करेंगे, तो उन चीजों को भी सेट कर लीजिए और रेगुलरली आप उसको मॉनिटर करते रहिए कि जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया, जो आउटपुट आप चाह रहे थे, उस हिसाब से आपका काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बजट को प्रिपेयर करते हैं। तो बजट को प्रिपेयर करने से पहले कि ये प्रोसेस हो गए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बात करेंगे कि बजटरी कंट्रोल का मतलब क्या होता है, राइट। सो बजटरी कंट्रोल मतलब बजट की हेल्प से जब हम कंट्रोल कर रहे हैं, इट मीन्स व्हाट कि जब मैनेजमेंट बिजनेस की एक्टिविटीज़ को बजट की हेल्प से कंट्रोल करती है जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन का जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव कर सके, तो उसी को कहते हैं बजटरी कंट्रोल या बजटरी कंट्रोल सिस्टम। बेसिकली ये एक प्लानिंग करने का तरीका, एक सिस्टम है जिसमें हम प्लानिंग करते हैं और कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। इसमें बजटरी कंट्रोल में 2 पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं। एक तो टाइम बेस्ड, टाइम फ्रेम मतलब क्या हो गया कि पर्टिकुलर टाइम, इस साल में इस टाइम पीरियड के लिए जितने साल के लिए हम बजट बना रहे हो, तो हमारा बजट का जो टाइम पीरियड होता है बेसिकली हम वो बताते हैं कि इस टाइम पीरियड में हमें क्वांटिटेटिवली क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है। सो ये बताता है कि एग्जैक्टली हमें क्या काम करना है और हमें वो काम कैसे करना है ओवर द कमिंग पीरियड, आने वाले टाइम पीरियड में हमें वो काम कैसे करना है जिससे कि जो भी हमारा एक्चुअल रिजल्ट हो वो हमारे प्लान रिजल्ट के अकॉर्डिंगली हो, राइट। ज़्यादा उसमें चेंजेस ना हो, जो हमने सोचा है हम उसी के हिसाब से उस काम को कर पाएँ। सो बजटरी कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, हमारी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, हमारी कॉस्ट को कंट्रोल करता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिजनेस, राइट। क्योंकि हम जो बजट बनाते हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए बनाते हैं, अलग अलग फंक्शन के लिए बजट बनाते हैं, तो वो क्या करता है, पूरी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करता है, पूरी कॉस्ट को कंट्रोल करता है और एग्जैक्टली जो हम चाह रहे होते हैं हमें वो रिजल्ट देने की कोशिश करता है जिससे हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव हो वो अचीव हो सके, राइट। तो इन शॉर्ट बजटरी कंट्रोल मतलब क्या हो गया, बजट की हेल्प से कॉस्ट को कंट्रोल करना, बिजनेस की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, दैट इज ऑल अबाउट बजटरी कंट्रोल। हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे यहाँ पे। सो फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्राउन एंड हॉवर्ड, उन्होंने क्या कहा बजटरी कंट्रोल के बारे में। उन्होंने कहा कि ये एक सिस्टम है जहाँ पे हम कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं और उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, उसमें हम पहले बजट को प्रिपेयर करते हैं। हम कॉस्ट कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें पहले बजट को प्रिपेयर करना पड़ता है, फिर हमें सारे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को स्टेबल करना पड़ता है कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये हैं, तो सारे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स करिए एंड देन हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को बजटेड परफॉर्मेंस से, मतलब बजटेड जो हमने
हमने बना रखा है कि इस तरह से इतना होना चाहिए, एक्चुअल परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, और जो भी रिजल्ट आता है उसी के अकॉर्डिंग उस पर काम करते हैं। अगर कुछ वेरिएशंस है तो हम उसको करेक्ट करते हैं, जिससे कि हम अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को अचीव कर पाए। तो ब्राउन हार्वर्ड ने बेसिकली बजटरी कंट्रोल का पूरा प्रोसेस या स्टेप या सीक्वेंस ही बता दिया कि बेसिकली होता कैसे बजटरी कंट्रोल। तो ये एक पूरा सिस्टम है जिसमें हम कॉस्ट कंट्रोल करेंगे, और इसमें इंक्लूड होगा बजट को प्रिपेयर करना, डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स करना, एक्चुअल को बजट से कंपेयर करना, और जो भी रिजल्ट आए उस पर काम करना, जिससे हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके, राइट। ये ब्राउन हार्वर्ड की डेफिनेशन है। वहीं पे एक वेल्डन ने, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी, उन्होंने कहा बजटरी कंट्रोल इज अ प्लानिंग इन एडवांस of various function of business so that the business as a whole is controlled, right? So business के सारे functions के लिए हम पहले ही प्लान कर लेते हैं, ठीक है। प्लान करना इन एडवांस, पहले से प्लानिंग करना, जिससे कि हम बिजनेस के सारे फंक्शन को, पूरे बिजनेस को एग्जैक्टली हम कंट्रोल कर पाए, ठीक है। तो हमको पता है बजट हम जब बनाते हैं तो हर एक चीज़ के लिए बजट बनाते हैं। बहुत तरह के बजट होते हैं, अलग अलग टाइप के बजट होते हैं। मास्टर बजट में हम समरी बजट तैयार कर लेते हैं, पर वहीं पे हम हर एक तरह का कैश बजट अलग बना रहे होते हैं, है ना, सेल्स बजट अलग बना रहे हैं, परचेज बजट अलग बना रहे हैं। तो हम डिपार्टमेंट वाइज, फंक्शन वाइज बहुत तरीके के बजट बनाते हैं। तो हमें हर एक चीज़ का पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या करना है, क्या अचीव करना है, क्योंकि बजट बनाने का मतलब ही यही हो गया कि हम ये चाह रहे हैं कि हम ये कर ले जाएं। इसको करने के लिए हम क्या क्या प्लान कर रहे हैं, राइट। सो हम पूरा प्लानिंग कर लेते हैं, और एक्चुअली जब काम होता है तो हम उसी से कंपेयर कर लेते हैं कि हमने क्या सोचा था वैसा हुआ कि नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो हम उसे करेक्ट कर लेते हैं। सो हमारा पूरा कॉस्ट कंट्रोल हो जाता है, और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सकता है। तो इसी को हम बजटरी कंट्रोल कहते हैं, राइट। डेफिनेशन से भी ये क्लियर हो गया है। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की, कि बजटरी कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव क्या है। सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अगर बात करें तो वो है प्लानिंग करना, ठीक है। बजटरी कंट्रोल में क्या इन्वॉल्व है, प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब ये हो गया कि जो आपके लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक गोल है उनको आपके जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान आप बना रहे हो, जो बजट बना रहे हो, जो बजट पीरियड के अकॉर्डिंग आप बजट तैयार कर रहे हो, उससे अलाइन करना। अब ये कैसे होता है, देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग बजट तैयार किया जाता है, ठीक है। जिसमें मैनेजमेंट इंश्योर करती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के हर एस्पेक्ट्स को कवर करे, और उसको उसी तरीके से उस बजट को उसी तरीके से प्रिपेयर करे, जिससे कि जिस ऑब्जेक्टिव के साथ काम शुरू किया गया है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसी के अकॉर्डिंग हम बजट तैयार करते हुए उन सबको अचीव करें। अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव मान लीजिए कि हमको इस साल 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाना है, तो मैं जब सेल्स बजट बनाऊंगी तो भी उसी ऑब्जेक्टिव के साथ बनाऊंगी, परचेज बजट बनाएंगे तो भी हम उसी ऑब्जेक्टिव के साथ बनाएंगे। हम जो बजट बनाएंगे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हमारा वो जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, वो मेरा कंप्लीट हो सके, राइट। सो वो कैसे हो पाएगा, क्योंकि हम प्लानिंग कर ले रहे हैं। तो बजटरी कंट्रोल में प्लानिंग हो जाती है, हमारा जो स्ट्रैटेजिक गोल होता है लॉन्ग टर्म, हम अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान से उसको अलाइन कर लेते हैं, राइट। इसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम एलोकेशन और यूटिलाइजेशन करना, राइट। अब यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज हैं हम प्रॉपरली उसको यूटिलाइज करेंगे, जहाँ जिसकी ज़रूरत है उन रिसोर्सेज को वही इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो हमको बजटरी कंट्रोल की वजह से प्रायोरिटीज सेट करने में हेल्प मिल जाती है कि हमें रिसोर्सेज को किस जगह पे पहले लगाना ज़रूरी होगा, क्योंकि हमें की फैक्टर पता चल जाता है ना। आपने पढ़ा है बजट में है कि हम लिमिटेड की फैक्टर्स होते हैं, तो लिमिटिंग फैक्टर्स वगैरह हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो वहाँ सब हमको क्या मिलती है, हमें हेल्प मिल जाती है कि हमको समझ में आ जाएगा कि भाई मेरे पास क्या चीज़ लिमिटेड है, हमें कैसे काम करना है, तो हमें रिसोर्सेज को कहाँ लगाना सही रहेगा। आप सब कुछ पहले प्लानिंग कर चुके हैं, आप बजट तैयार कर चुके हैं, तो आपको बजटरी कंट्रोल में क्या हो जाता है, आप इसकी वजह से जो बजट प्रिपेयर आपने किया और बजटरी कंट्रोल जो आप करें, इसकी वजह से आपको समझ में आ जाता है कि हमको हमारे रिसोर्स को किस तरह से इस्तेमाल करना है। इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है बजटरी कंट्रोल का, वो होता है बेंचमार्क प्रोवाइड करना। ये यार्डस्टिक है बेसिकली कि एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारा काम कर रहा है कि नहीं है ना। क्योंकि बजटरी कंट्रोल में आपने जब बजट बनाया था तो आप उसी के हिसाब से तो आप कंट्रोल कर रहे हैं, तो आपने बजट बनाते हो तो बेंचमार्क सेट कर दिया है। अब आप क्या करते हो, ये हमें बेसिस प्रोवाइड कर दिया है ना। जब आपने बजट बनाया तो आपको बेसिस मिल गया है कि हम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सके उस प्रीडिटरमाइंड टारगेट से, है ना। और अगर कोई डेविएशन है तो हम उसे इन्वेस्टिगेट कर सके और करेक्टिव एक्शंस उसके अकॉर्डिंग ले सके। सो ये बेंचमार्क एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर पाते हैं। तो बजटरी कंट्रोल का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि हम
परफॉर्मेंस मेजर कर सके, करेक्टिव एक्शंस ले सके। क्लियर है? इसके अलावा बजटरी कंट्रोल का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कॉस्ट को कंट्रोल करना। ये हमें उन एरियाज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है जहाँ से हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, राइट? क्योंकि हम जो डेविएशंस एरिया है जिसके वजह से वेरिएंस आए हैं हम उसे एनालिसिस कर पाते हैं। क्लियर है? इसके अलावा और क्या ऑब्जेक्टिव है? ये हमें वो सारी इसेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है हमें, मतलब मैनेजमेंट को, जिसकी वजह से वो अच्छे डिसीजंस ले सकती है। तो वो डिसीजंस फ्रेम करने में, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, मूव्स लेने में या स्ट्रैटेजिक डिसीजन बनाने में वो आपको हेल्प करती है। कौन? बजटरी कंट्रोल। इसके अलावा ये बजटरी कंट्रोल आपका एक बेसिस बनता है जिससे आप करंट और फ्यूचर पॉलिसीज़ को रिवाइज कर सके, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि कहाँ प्रॉब्लम है। अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी उसके अकॉर्डिंग नहीं हुई तो अब मुझे क्या चेंजेस करनी है अपनी पॉलिसीज़ में, या जो भी हम की स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं उसमें हमें क्या चेंजेस करना है। ठीक है? सो ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हो गया। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो बजटरी कंट्रोल का जो ऑब्जेक्टिव है वो प्लानिंग करना है, सारे डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना है, कॉस्ट को कंट्रोल करना है ना? उसके अलावा आपका क्या है? डिसीजन लेना ऑब्जेक्टिव हो गया, है ना? ये सारे रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली एलोकेट करना हो गया। यही सारे मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है? जो आप मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव या मैनेजमेंट के फंक्शन समझते हैं वो कहीं ना कहीं बजटरी कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे स्टेप्स की कि बजटरी कंट्रोल के स्टेप्स क्या है। सो बेसिकली 5 मेन स्टेप्स हैं जिसके थ्रू बजटरी कंट्रोल होता है। सबसे पहले का क्या हो जाता है? फिनेंशियल ऑब्जेक्टिव को स्टेबल करना। जब आप फिनेंशियल ऑब्जेक्टिव स्टेबल करते हैं तो फिर आप क्या करते हैं? मुझे पता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हम उसी के हिसाब से क्या करते हैं? अपना बजट तैयार करते हैं। ठीक है? और आपको पता है बजटरी कंट्रोल, बजट की हेल्प से एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना है। सो डेवलप अ बजट इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट स्टेप हमारा बजट हो गया। अब हम क्या करेंगे? अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे, वेरिएंस है तो उसको एनालिसिस करेंगे और करेक्टिव एक्शंस लेंगे। इसी के थ्रू हमारा पूरा कंट्रोल सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, बजटरी कंट्रोल हमारा हो जाता है। ठीक है? तो दैट इज ऑल स्टेप्स हैं। अब हम एक एक करके इन स्टेप्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैब्लिशिंग फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी फाइनेंशियल गोल और ऑब्जेक्टिव है वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक हो, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, मतलब स्मार्ट, है ना? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड होना चाहिए आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि आप बजट उसी ऑब्जेक्टिव को देख के ही बनाएंगे। ठीक है? दूसरा हमारा होगा डेवलपिंग अ बजट। सो अब आपको क्या करना होगा? डिपार्टमेंट वाइज, प्रोजेक्ट वाइज, एक्टिविटीज वाइज, फंक्शन वाइज अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक डिटेल बजट तैयार कर लीजिए। ठीक है? जहाँ पे आप क्या करेंगे? अपने रेवेन्यूज को, अपने एक्सपेंसेस को, अपने रिसोर्सेज को, जो भी टारगेट आपने सेट कर रखा है वो सबको अच्छे से फोरकास्ट करेंगे, उसके हिसाब से एलोकेशन कराएंगे आप। ठीक है? कि मेरा कितना रेवेन्यू होगा, कहाँ कहाँ एक्सपेंसेस करना है, रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट कराना है, आप वो हर चीज़ अपने टारगेट के हिसाब से सेट कर लेंगे तो आपका बजट तैयार हो जाता है। जब आपका बजट तैयार हो जाता है तो फिर आप क्या करेंगे? अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे। तो आप की क्या होगी? आपकी जो एक्चुअल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो आपके बजटेड फिगर्स से हमेशा आप ट्रैक करते रहेंगे, मेजर करते रहेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे। ठीक है? इसमें आप क्या करेंगे? आप कंपेयर करते हैं कि मेरा एक्चुअल रेवेन्यू उतना है या नहीं जितना हमारा बजटेड रेवेन्यू हमने सोचा था, हमारा एक्चुअल एक्सपेंसेस उतना ही हुआ जितना हमारा बजटेड एक्सपेंसेस था, हमने सोचा था इतना खर्चा होगा तो उतना ही खर्चा किया हमने कि नहीं, हमने सोचा था इतना रेवेन्यू आएगा उतना ही रेवेन्यू आया है कि नहीं है। और भी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, KPIs, जिनके बेसिस पे हम ये चीज़ें कंपेयर कर पाते हैं कि भाई ये हमने इतना सोचा था इतना हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है? तो हम प्रॉपरली मॉनिटर उसे करेंगे। फिर क्या करते हैं? फिर हम वेरिएंस को एनालाइज करते हैं। तो अगर हमारा बजटेड और एक्चुअल के बीच में कोई डिफरेंस है, कोई वेरिएंस है, तो हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे। हम उस वेरिएंस के रीज़न को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वेरिएंस आया क्यों, डिफरेंस आया क्यों, हमने जो सोचा था, हमने जो प्लान किया था, एक्चुअल हमारा वैसा हुआ नहीं तो क्यों नहीं हुआ। ठीक है? कई बार क्या होता है कि हमारा एक्चुअल हमारे बजटेड से ज़्यादा अच्छा होता है, उसे हम कहते हैं फेवरेबल हो गया, और कई बार ऐसा होता है कि हमने जो सोचा था उससे कम आता है तो हमारा अनफेवरेबल हो गया। तो हम मेजर करते हैं कि वेरिएंस डिफरेंस जो है वो हमारा फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। पहले तो ये मेजर करते हैं। अगर वो अनफेवरेबल है, मतलब हमारा एक्चुअल उतना अच्छा नहीं गया जितना बजटेड हमने सोच रखा था, बजटेड हमने ज़्यादा सोच रखा था अच्छा, और हमारा एक्चुअल उतना अच्छा नहीं हुआ, अनफेवरेबल हुआ। एक्सपेंसेस हमने कम सोचे थे, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए। रिवेन्यू हमने ज़्यादा सोची थी, रिवेन्यू हमारी कम आ गई, तो हमारा अनफेवरेबल हो गया। तो हम उसके रीज़न को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्यों हुआ। ऐसा तो नहीं कि मार्केट कंडीशन चेंज हो गई है, हमने फोरकास्ट
कॉस्ट ही गलत किया था, या फिर मटेरियल, लेबर, इन सब के रेट बढ़ गए हैं, या क्वांटिटी चेंज हो गई है, क्वांटिटी ज़्यादा लग रही है, या वेस्टेजेस ज़्यादा हो रही है। तो बेसिकली आप सब चीज़ों को एनालिसिस कर पाते हो, एंड देन ये इमीडिएट अपने आप हो जाएगा। जैसे ही आपको प्रॉब्लम पता चलती है ना, आप तुरंत उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेते हो। तो टेकिंग करेक्टिव एक्शन, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, जैसे ही आपको वेरिएंस पता चलता है तो उसके अकॉर्डिंग आप अप्रोप्रिएट मेजर्स अप्लाई कर देते हो, ठीक है, जिससे कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव था वो हमारा उसी ट्रैक पे रहे और हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए, ठीक है। तो इसमें कैसे कर पाते हैं आप क्या करोगे करेक्टिव एक्शन लेने के लिए, आप अपने स्पेंडिंग को, अपने खर्चों को एडजस्ट करोगे, बजट को रिवाइज करोगे, ठीक है। इसके अलावा भी और करेक्टिव एक्शन है, आप देख रहे हो डैमेजेस ज़्यादा हो रहे हैं तो आप लेबर चेंज कर सकते हो ना, मटेरियल की प्राइसेस ज़्यादा हो रही हैं तो आप देखोगे कि मटेरियल की प्राइस ज़्यादा लग रही है तो हम अपना हो सकता है सप्लायर चेंज करने की कोशिश करें, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रही है तो भी सप्लायर चेंज करें। मतलब आप अपना आप देख लोगे कि हमारी प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, वेरिएंस हमको एनालिसिस करने पे रीज़न पता चल जाएगा और फिर हम उसी के अकॉर्डिंग अपना मेजर्स अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से बजटरी कंट्रोल कंप्लीट हो जाएगा। सो बजटरी कंट्रोल का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही है कि आप कॉस्ट को कंट्रोल करें, परफॉर्मेंस को मेजर करें, ठीक है। मेन यही काम ही है, किसकी हेल्प से, बजट की हेल्प से। और बजट की हेल्प से कैसे हो पाएगा कि आपने जो बजट बनाया है एक्चुअल को उससे कंपेयर करिए, डिफरेंस है तो उससे एनालिसिस करिए और वेरिएंस आया तो उसी के हिसाब से अपना आगे का काम करिए। सो इट्स ऑल अबाउट बजटरी कंट्रोल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बेसिकली बजट को क्लासीफाई जो किया जा रहा है या उसके टाइप्स की जो बात की जा रही है वो क्यों की जा रही है, वो इसलिए की जाती है कि जो बहुत बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो लार्ज स्केल पे अपने बिजनेस ऑपरेशंस को कंडक्ट करा रही होती हैं, उन्हें अलग अलग तरीके के बजट बनाने पड़ते हैं जिससे कि उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो कवर हो जाएं और जहाँ जहाँ पे भी वो कंट्रोल एप्लीकेबल करना चाहते हैं, मतलब जिन एक्टिविटीज़ को बेसिकली वो कंट्रोल करना चाहते हैं उन एक्टिविटीज़ को बजट के बेसिस पे वो कंट्रोल कर सकें, राइट। क्योंकि बजट आपने पढ़ा तो आपको पता है कि बजट आपको परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में बहुत हेल्प करता है। आप बजट जब बनाते हो तभी आप एक्चुअल को कंपेयर कर पाते हो, राइट। सो जहाँ जहाँ पे वो उन्हें लगता है कि उन्हें उन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है उन सब के लिए वो बजट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इसीलिए अलग अलग एक्टिविटीज़ के बेसिस पे ही अलग अलग टाइप के बजट आते हैं, राइट। जो मेजर क्लासिफिकेशन है बजट का पहले हम वो डिस्कस करते हैं, राइट, कि हम पूरे बजट्स को अगर कहें तो कितने टाइप से या कितने बेसिस पे उनको हम क्लासिफाई करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, राइट। क्लासिफिकेशन ऑफ बजट की हम बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली बजट को हम 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम या टाइम पीरियड वाइज जो बस बजट होता है हमारा। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटी वाइज हम बजट कौन कौन से होते हैं। तीसरा फंक्शन वाइज या ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन कितने टाइप के बजट होते हैं, राइट। सो 3 मेजर क्लासिफिकेशन है, टाइम के बेसिस पे, कैपेसिटी के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे, जिनके बेसिस पे हम बजट को क्लासिफाई करते हैं, टाइप्स ऑफ बजट हम बताते हैं। जब हम बात टाइम पीरियड की करते हैं तो 3 तरह के बजट तैयार किए जाते हैं। एक होता है हमारा लॉन्ग टर्म बजट, दूसरा होता है हमारा शॉर्ट टर्म बजट और तीसरा होता है हमारा करंट बजट, राइट। तो पीरियड वाइज लॉन्ग टर्म बजट बनता है या शॉर्ट टर्म बजट बनता है या करंट बजट बनता है। लेकिन अगर बात कैपेसिटी की जाए तो कैपेसिटी वाइज हम किस तरह का बजट बनाते हैं, तो कैपेसिटी वाइज हम बनाते हैं या तो फिक्स बजट या फिर हम फ्लैक्सिबल बजट तैयार करते हैं, राइट। वहीं पे जब हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हम बजट को डिफरेंशिएट करते हैं या उसके टाइप्स को बताते हैं तो हम कितने पार्ट में करते हैं, तो हम कई पार्ट्स में उसको करते हैं। जैसे एक हमारा आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, दूसरा हमारा आता है कैश बजट, नेक्स्ट हमारा आता है ओवरहेड कॉस्ट बजट, नेक्स्ट आता है हमारा रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट, देन हमारा आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, फिर हमारा आता है परचेज बजट, प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट। इसके अलावा भी बहुत तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके रिगार्डिंग हम बजट बनाते रहते हैं, जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट, है ना। तो और भी बहुत तरह के बजट बनते हैं डिपेंडिंग कि आप किस तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो जितनी एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करते हो उस हर एक एक्टिविटीज़ के लिए, हर एक फंक्शन के लिए आप अलग बजट तैयार कर सकते हैं, क्लियर है। और एक आता है इन सारे फंक्शनल बजट की जो समरी होती है जिसको हम बोलते हैं मास्टर बजट। तो बेसिकली इतने टाइप के बजट होते हैं जिन्हें हमें स्टडी करना है, क्लियर है। तो एक एक करके हम इनको समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम पीरियड के बेसिस पे। तो देखिए टाइम पीरियड के बेसिस पे जब बजट को डिफाइन किया गया, सो बेसिकली ये क्या बताता है कि ये रिफ्लेक्ट करता है प्लानिंग पीरियड को, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जो प्लानिंग पीरियड है कि वो 1 साल के लिए बजट बना रहे हैं, 5 साल के लिए बजट बना रहे हैं, 10 साल के लिए बजट बना रहे हैं। तो उनका प्लानिंग पीरियड कितने सालों के लिए वो प्लान करने वाले हैं उसके बेसिस पे हम इस बजट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो पहला आता है हमारा लॉन्ग टर्म बजट।
सो लॉन्ग टर्म बजट की जब बात करते हैं तो ये वो बजट होता है जो साल भर से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है। क्लियर है? लॉन्गर टाइम पीरियड, लॉन्ग टर्म ना, तो लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए बनाया जाने वाला बजट है। जनरली इस बजट का जो टेन्योर होता है वो 3 से 10 साल के बीच में आता है। मतलब 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 8 साल, मतलब एक लंबे टाइम पीरियड के लिए आप अपना बजट तैयार कर रहे हैं, आप प्लान कर रहे हो। ठीक है? ये बजट जो है फोरकास्टिंग या प्लानिंग करने में हेल्प करता है। आप फॉरवर्ड प्लानिंग करते हो, आप 5 साल, 10 साल की, 4 साल की आप पहले से पूरी प्लानिंग करके रख लेते हो कि क्या कैसे क्या करना है। ठीक है? सो इस तरह का बजट जो होता है जनरली हम किस तरह के नेचर ऑफ वर्क के लिए बनाते हैं, तो जैसे हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो बजट तैयार करता है वो हमारा एक लॉन्ग टर्म बजट होता है। इसी तरीके से अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बजट तैयार कर रहे हैं, R&D बजट जिसे कहते हैं, तो वो भी हमारा एक लॉन्ग टर्म बजट होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये लंबे टाइम पीरियड के लिए बनाए जाने वाले बजट हैं। क्लियर है? सो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने जो बजट तैयार कर रहे हो वो पीरियड वाइज कर रहे हो, या आप उसे कैपेसिटी वाइज तैयार कर रहे हो, या आप उसे फंक्शन वाइज तैयार कर रहे हो। इट डिपेंड्स कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके को बेसिस तैयार कर रही है अपने बजट को प्रिपेयर करने के लिए। इज इट क्लियर? सो अगर वो लॉन्ग टर्म, अगर पीरियड वाइज वो तैयार कर रही है, तो पीरियड वाइज में भी जब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट बना रही है या रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट बना रही है, तो उन सब बजट को हम लॉन्ग टर्म बजट की कैटेगरी में ही रखते हैं। इस तरह का बजट बनाना मतलब लॉन्ग टर्म बजट तैयार करना हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्ट टर्म बजट की। तो नाम से क्लियर है, ये वो बजट होता है वो जो शॉर्टर पीरियड के लिए बनाया जाता है, विद इन अ ईयर के लिए या 1-2 साल के लिए अगर हम बजट तैयार कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म बजट कहते हैं ना। कम टाइम पीरियड के लिए जब हम बजट रेडी कर रहे हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसको हम शॉर्ट टर्म बजट कहते हैं। इस तरह के बजट में हम फिजिकल क्वांटिटी भी लिखते हैं, और जनरली ये बजट क्या होता है, मॉनेटरी टर्म्स में मेंशन होता है। तो लॉन्ग टर्म बजट क्या होता है, शॉर्ट टर्म बजट क्या होता है, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं करंट बजट की, राइट। सो करंट बजट नाम से क्लियर हो गया, करंट के लिए। ठीक है? तो करंट बजट मतलब वो बजट होता है जो करंट कंडीशन के लिए बनाया जा रहा है। अभी क्या सिनेरियो है, तो हम उसके लिए बजट तैयार कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं करंट बजट, करंट ईयर के लिए। ठीक है? तो इस तरह का जो बजट होता है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड का होता है, मतलब हफ्ते भर के लिए बना रहे हैं, 1-2 दिन के लिए बना रहे हैं, 15 दिन के लिए बना रहे हैं, इस तरह से बनाते हैं। आप महीने के लिए बना रहे हो, 3 महीने की, 4 महीने के लिए बना रहे हो, तो उसको हम कहते हैं करंट बजट बना रहे हैं। मतलब जो नियर फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करना है, विद इन अ टाइम फ्रेम आपको उसको तुरंत एप्लीकेबल करना है, तो उस तरह के बजट को हम करंट बजट कहते हैं। ठीक है? सो ये हमारा हो गया टाइम पीरियड के बेसिस पे जब हम बजट रेडी करते हैं। नेक्स्ट जो बेसिस था हमारा कैपेसिटी वाइज या फ्लैक्सिबिलिटी वाइज। तो कैपेसिटी वाइज बजट कितने तरह के होते हैं। सो बेसिकली जब हम कैपेसिटी वाइज बजट कहते हैं तो इसमें वो टाइप के बजट आते हैं जो एक्टिविटी के बेसिस पे या कितना आप यूटिलाइज कर रहे हो अपनी कैपेसिटी को, उसके बेसिस पे हम बजट को डिफाइन करते हैं। ठीक है? तो इसमें हमारे 2 आते हैं, एक हमारा आता है फिक्स्ड और दूसरा आता है हमारा फ्लैक्सिबल बजट। सबसे पहले हम बात करेंगे फिक्स्ड बजट की। देखिए नाम से क्लियर है, ये बजट कैसा होने वाला है, फिक्स्ड नेचर का होने वाला है। मतलब फिक्स्ड बजट वो बजट होता है जो आपके जो भी आपका आउटपुट लेवल है उससे, मतलब आपने एक स्पेसिफिक प्लानिंग कर ली कि हम इतने आउटपुट के लिए, इतने एक्टिविटी के लिए हम अपना बजट तैयार करने वाले हैं, और आप उतने के लिए ही बजट तैयार कर रहे हो। एक्चुअल जो आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी है, एक्चुअली आपका आउटपुट क्या आता है या कितना बनता है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने बजट को एडजस्ट नहीं करने वाले हो, राइट। तो एक्चुअली आपका जो लेवल ऑफ एक्टिविटी है उससे मतलब नहीं है। हमने जो प्लान कर लिया कि इतने के लिए बजट तैयार कर रहे हैं, हम बस उतने के लिए ही बजट तैयार कर रहे हैं। मतलब एक स्पेसिफिक, एक स्टैंडर्ड, एक फिक्स्ड आउटपुट के लिए, फिक्स क्वांटिटी के लिए हमने बजट रेडी कर दिया, उसको हम एडजस्ट नहीं करने वाले हैं, राइट। सो एक बार जो ये बजट प्रिपेयर हो जाता है वो चेंज नहीं होता है अकॉर्डिंग टू योर चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी। मतलब आपके एक्टिविटी या आउटपुट में भले ही कितना बदलाव हो जा रहा है, भले ही वो चेंज हो जा रहा हो, पर आपका बजट चेंज होने वाला नहीं है। इसको इस तरह से समझिएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ कि अगर मैंने बजट बनाया कि 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस की जाएंगी, ठीक है, 1 लाख यूनिट के लिए क्या कैसे लगने वाला है, हम उसके हिसाब से मटेरियल, लेबर, बाकी सब चीज़ों का बजट तैयार कर लिए। ठीक है? अब एक्चुअली 1,20,000 की यूनिट हमको तैयार करनी पड़ रही है किसी भी रीज़न की वजह से, तो हम अपने बजट को चेंज नहीं करेंगे। हमारा बजट 1 लाख के अकॉर्डिंग है, तो वो वैसा ही रहेगा, भले आउटपुट 1,20,000 रेडी करना क्यों ना पड़े। तो वो से हम कह रहे हैं फिक्स्ड बजट। क्लियर है? CII में है, उन्होंने क्या इसको डिफाइन किया, उन्होंने कहा कि फिक्स बजट इज अ बजट डिजाइन टू रिमेन अनचेंज्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी एक्चुअली अटेन्ड
एक्चुअली कितना लेवल ऑफ एक्टिविटी यूज़ हो रहा है, कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी आउटपुट प्रिपेयर हो रही है, उससे मतलब नहीं है। हम उसके अकॉर्डिंग अपने बजट को चेंज नहीं करने वाले। हमने जो बजट तैयार कर लिया, हमने जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया, हमने जो बोल दिया कि हम 1 लाख के लिए बनाएंगे, हम उतने के लिए ही बजट तैयार करेंगे। भले ही 2 लाख का प्रोडक्शन होना है, 2.5 लाख का हो रहा है, डजेंट मैटर। हमारा जो बजट एक बार बन गया वो बन गया। एक्टिविटी चेंज हो गई तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो फिक्स्ड हो गया, राइट। तो इस तरह का जो बजट होता है बेसिकली वो फिक्स्ड एक्सपेंसेस को ही सूट करता है। और इस तरह के बजट को हम कैसा बजट कहते हैं? स्टैटिक बजट कहते हैं, क्योंकि वो स्टैटिक है ना, वो डायनेमिक नहीं है, वो स्टैटिक है। वो जो एक रिजिड हो गया, वो बन गया, वो बन गया, ठीक है। एक्टिविटी लेवल ऑफ आउटपुट कुछ भी चेंज हो रहा हो, हम चेंज नहीं होंगे, तो वो चीज़ हो जाती है। फिक्स बजट जो होता है ना, वो स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही सही रहता है। क्यों? क्योंकि ऐसे सिचुएशन में जो आपका आउटपुट है वो चेंज होने की कंडीशन कम रहती है, ठीक है। तो वो आपको एंटिसिपेट कर लेता है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। मतलब अगर हमने बता दिया कि 1 महीने के लिए बजट तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो 1 महीने के लिए हमने सोचा था कि इतना आउटपुट तैयार होगा और उस हिसाब से हमने बजट बना लिया। तो जनरली 1 महीने में ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आने वाली हैं, तो हमारा ये फिक्स बजट चल जाएगा। पर अगर हम 5 साल के लिए और फिक्स बजट तैयार कर रहे हैं, तो 5 साल में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी जो आपने सोच रखी हो सकता है आपको उसमें बहुत सारा बदलाव करना पड़ जाए, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में फिक्स बजट सूट नहीं करेगा, राइट। तो फिक्स बजट किसमें? शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बनाया जाए तो चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे चांसेस वेरिएशन के कम होते हैं। ये हो गया हमारा फिक्स बजट। अब हम बात करते हैं मेरिट्स या डिमेरिट्स की फिक्स बजट की। सबसे पहले हम बात मेरिट्स की कर लेते हैं। तो देखिए ये बहुत सिंपल होता है, समझने के लिए बहुत ईजी है कि भाई इतना हमने सोचा, इतने के लिए ये इतना लगने वाला है। टाइम कंज्यूमिंग भी लेस है ना। पर अगर बात डिमेरिट्स की करें तो डिमेरिट्स की अगर बात करें तो इसमें कई चीज़ें हो गई। पहली बात तो कि ये डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल सूट नहीं करेगा। जिस ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटी आउटपुट एक्टिविटी ज़्यादा चेंज होती हैं, वेरिएशन ज़्यादा आती हैं, वहाँ ये सही रिजल्ट दे के नहीं जाएगा, राइट। तो क्योंकि ये क्या होता है कि ये आपकी एक्टिविटी कैसे चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग तो ये चेंज ही नहीं होने वाला है, ये तो स्टैटिक है। तो ऐसे सिचुएशन में आप रिजल्ट सही एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसी वजह से ये परफॉर्मेंस आपकी अच्छी जा रही है, बुरी जा रही है, ये इसको भी बिल्कुल भी बता नहीं पाता है। इसके अलावा ये लॉन्ग पीरियड में बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। क्यों नहीं है वो हमने भी लास्ट टाइम डिस्कस कर ही लिया, क्योंकि लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए जब आप तैयार करते हो तो उसमें वेरिएशंस की, उसमें एक्टिविटी के चेंज होने की चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ये बजट बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा, है ना। ये अनसुटेबल है किस तरह के लिए? ऐसे बिजनेस के लिए जिनका सिनेरियो ऐसा है, जो ऐसी कंडीशंस में है जो हमेशा चेंज होती रहती है। तो ऐसा बिजनेस जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा होगा, ऐसे बिजनेस के लिए आपका फिक्स बजट बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। और एक्यूरेट एस्टिमेट कर पाना इसमें पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं पॉसिबल होता है? क्योंकि आपने एक्टिविटी को ध्यान में ही नहीं रखा। आपने जो स्टैंडर्ड सोचा, आपने जो प्लान किया, आपने उसके हिसाब से पूरा बजट रेडी कर दिया है। तो एक्यूरेट कितना है ये आप कैसे मेजर कर पाओगे? जब आपका एक्चुअल आया और एक्चुअल अलग है और आपने जो बजट बना के बैठे हैं वो अलग है, तो आप उसको एस्टिमेट कैसे कर पाओगे कि हम सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं और कैसे हुआ कि नहीं? तो एक्यूरेट एस्टिमेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो ये हमारे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हो गए फिक्स बजट के। अब हम बात करेंगे किसकी? फ्लैक्सिबल बजट की, राइट। तो देखिए नाम से क्लियर है, फ्लैक्सिबल है ना, इसमें फ्लैक्सिबिलिटी है, तो कैपेसिटी के हिसाब से चेंज होने वाला है। इसका मतलब फ्लैक्सिबल बजट वो इस तरह से बनाया जाता है जो लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से चेंज होता रहता है। मतलब आपको जो एक्टिविटी अचीव करनी है, आपको जो कैपेसिटी यूज़ करनी है ना, उस हिसाब से आप बजट भी चेंज करते रहेंगे। इस तरह के बजट को हम वेरिएबल बजट कहते हैं, क्योंकि ये आपको अलाउ करता है कि आप अपने लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से चेंज खुद को कर लीजिए, ठीक है। CIMA ने क्या डिफाइन किया फ्लैक्सिबल बजट के लिए? उन्होंने कहा एज अ बजट विच इज़ रिकॉग्नाइज डिफरेंट कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न्स इज डिजाइन टू चेंज एज अ वॉल्यूम ऑफ आउटपुट चेंजेस। जो आपको कहता है कि जैसे आपका वॉल्यूम ऑफ आउटपुट चेंज हो रहा है, अभी आपको 1,20,000 बनाना है तो आपका बजट भी 1,20,000 के लिए बनाइए। अब आपको 1.5 लाख बनाना है तो अपना बजट फट से 1.5 लाख के लिए कर लीजिए। तो जो आउटपुट के हिसाब से चेंज होने के लिए आपको कहता है, जो कॉस्ट के बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए अपनी बजट को तैयार करता है, मतलब फिक्स्ड अलग, वेरिएबल अलग, सेमी फिक्स्ड या सेमी वेरिएबल अलग, मतलब आपके कॉस्ट का जो नेचर है उसको डिफ्रेंशिएट करता है और अलग अलग बिहेवियर पैटर्न को समझ के उसके अकॉर्डिंग बजट तैयार करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्लैक्सिबल बजट कहते हैं, राइट। फिक्स में क्या हो गया? वो फिक्स्ड ही रहता है, उसको बस फिक्स नेचर की चीज़ें जो हैं, जो चेंज नहीं होने वाली हैं, उसको फोकस करता है ना। वो कॉस्ट के इन बिहेवियर को डिफ्रेंशिएट, बिहेवियर वाइज को डिफ्रेंशिएट नहीं करता है। सो ये जो बजट होता है
ये क्या कहा गया, इट इज़ बजट प्रिपेयर्ड इन अ मैनर सो एज टू गिव अ बजटेड कॉस्ट फॉर एनी लेवल ऑफ एक्टिविटी। कोई भी लेवल ऑफ एक्टिविटी हो उसके लिए आपको बजटेड कॉस्ट ये बजट प्रोवाइड कर देता है। आपको 2 लाख की एक्टिविटी प्रोवाइड, 2 लाख का आउटपुट तैयार करना है तो 2 लाख के लिए क्या बजट कॉस्ट रहेगी आपको वो बजट बता देगा, क्योंकि फ्लेक्सिबल है। 2 लाख एक्टिविटी चाहिए तो 2 लाख के हिसाब से बजट तैयार हो जाएगा। आपको 4 लाख चाहिए तो 4 लाख की आउटपुट के लिए क्या कॉस्ट लगने वाली है वो तुरंत बजटेड आपको बना के तैयार कर देगा। लेकिन वही फिक्स के साथ केस नहीं रहती है ना, आपको 4 लाख करना पर फिक्स तो 1 लाख के हिसाब से बना है, तो एक्यूरेट आप एस्टिमेट नहीं कर सकते कि 1 लाख के हिसाब से इतना लगा तो 4 लाख के हिसाब से इतना ही लगेगा। आप ऐसे एज्यूम करते हो उस चीज़ को, तो एक्यूरेट नहीं आप बता पाते हो, उसका एस्टिमेशन एक्यूरेट नहीं होता है। क्लियर है? लेकिन फ्लेक्सिबल में आपको जिस लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए कॉस्ट चाहिए ना, आपको उस लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए कॉस्ट मिल जाएगी, क्योंकि ये आउटपुट के हिसाब से बजट तैयार होगा। ठीक है, सो ये बजट जो होता है ये आपके लेवल ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपकी कैपेसिटी के यूटिलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। ठीक है, सो ये फ्लेक्सिबल बजट हो गया। अब हम बात करेंगे कि फ्लेक्सिबल बजट कहाँ पे यूज़फुल होता है, मतलब किन कंडीशन में ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो देखिए, जहाँ पे आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ पीरियड टू पीरियड वाइज वेरी करती हो, आज कुछ है कल कुछ है कल कुछ है, तो ऐसा सिनेरियो में आपको फ्लेक्सिबल बजट अडॉप्ट करना ज़्यादा अच्छा होता है कंपेयर टू फिक्स बजट। ठीक है, फिर इसके अलावा ऐसे बिजनेस में जो नया हो, है ना, जहाँ पे ये फोरकास्ट करना मुश्किल हो कि आगे कितना प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ने वाली है, जहाँ पे आप डिमांड फोरकास्ट नहीं कर सकते क्योंकि बिजनेस अभी नया है, कैसा मार्केट में रन करेगा, क्या कंडीशन आएगी, डिमांड किस तरह जाएगी, आप उसको फोरकास्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे में भी आपको फ्लेक्सिबल बजट बनाना चाहिए, क्योंकि फिर आप लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से अपना बजट तैयार करते रहोगे, चेंजेस होते रहेंगे। राइट, इसके अलावा इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे फैक्टर प्रोडक्शन की कहीं ना कहीं शॉर्टेज है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मटेरियल है, लेबर है, या कोई भी चीज़ आपका जो भी फैक्टर प्रोडक्शन है वो किसी न तरीके से शॉर्ट में है, तो आप क्या करोगे, आप उस हिसाब से एक्टिविटी देखोगे, उसकी अवेलेबिलिटी देखोगे, उसके हिसाब से अपना बजट तैयार कर लोगे, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी का अच्छा रहता है। तो ये फ्लेक्सिबल बजट इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सूट करता है। इसके अलावा इस तरह का बिजनेस जिसका नेचर ही है कि वो हमेशा चेंज होगा, जहाँ सेल्स चेंज होती रहती हैं टाइम टू टाइम, तो उस तरह के बजट, उस तरह के बिजनेस में भी फ्लेक्सिबल बजट बनाना ज़्यादा अच्छा होता है। या फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो फैशन और ट्रेंड के हिसाब से आपका प्रोडक्शन और सेल्स बदल जाती है। ठीक है, फैशन कुछ गया तो आपका प्रोडक्शन कुछ और होना है, सेल्स आपकी तुरंत बदल जाएगी, तो इस तरह के सिनेरियो में भी फ्लेक्सिबल बजट को अडॉप्ट करना ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके अलावा अगर ऑर्गेनाइजेशन कुछ नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने वाली है, या अपने प्रोडक्ट के डिज़ाइन में या किसी पैटर्न में कोई चेंज लाने वाली है, तो इस सिनेरियो में भी उस ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो फ्लेक्सिबल बजट को अडॉप्ट करे, क्योंकि आप चीज़ों को फोरकास्ट नहीं कर पाओगे, तो बेटर होगा कि आप एक्टिविटी के हिसाब से ही अपना बजट तैयार करते जाओ। तो इस तरह के सिनेरियो में भी आपका फ्लेक्सिबल बजट यूज़फुल होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एडवांटेज या मेरिट्स की फ्लेक्सिबल बजट की, कि क्या मेरिट्स हैं फ्लेक्सिबल बजट के या क्या एडवांटेज हैं। सो फ्लेक्सिबल बजट क्या हो गया, अलाउज टू एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्टिविटी लेवल ना, आपको जो एक्चुअली एक्टिविटी चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट होने का मौका देती है। सो आपको बहुत रियलिस्टिक व्यू देगी कि एक्चुअल क्या सिनेरियो है, उसके हिसाब से आपका बजट तैयार हो रहा है, तो आपको प्लान करने में, कंट्रोल करने में बहुत ईजी होता है। तो फ्लेक्सिबल बजट प्लानिंग के लिए बेटर ऑप्शन होता है, कंट्रोलिंग के लिए बेटर ऑप्शन होता है। राइट, इसके अलावा क्या हो गया आपका, जो आपका फ्लेक्सिबल बजट होता है चूँकि वो एक्टिविटी के हिसाब से एडजस्ट हो रहा होता है, तो आप ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी कॉस्ट आपकी किस तरफ जा रही है और किसको हमको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, रिसोर्सेज को हमको कहाँ लगा लेना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप जैसे एक्टिविटीज़ बदल रही है ना उस हिसाब से अपना बजट बदल रहे हो। अब आपको पता है कि भाई अब हमको ये वाला पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए इतना प्रोडक्शन करना है और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कम प्रोडक्शन करना है, तो आप अपने रिसोर्सेज को इमीडिएटली उस प्रोडक्शन में लगा दोगे और वहाँ पे नहीं, तो बजट आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो, रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो, एलोकेट करा सकते हो। इसके अलावा फ्लेक्सिबल बजट डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत डायनेमिक होगी, है ना, जनरली डायनेमिक ही होती है, तो आपको उसी के हिसाब से अपनी चीज़ें रखनी चाहिए। तो बजटेड जो होता है, जो बजटेड फिगर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आप बजट ही बना रहे हो फ्लेक्सिबल नेचर का अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, तो आपके लिए डिसीजन ले पाना ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है, आपने पहले ही बना लिया कि हमको 4 लाख बनाना है,
ठीक है, 4 लाख हमारी एक्टिविटी जा रही है, तो 4 लाख के लिए हमारी इतनी कॉस्ट लग रही है, तो आपको डिसीजन लेने में जो अच्छा ऐसा है तो फिर ये लगा लेना ज़्यादा अच्छा होगा, यहाँ पे ये चेंजेस कर लेना अच्छा होगा, तो आप डिसीजन ईजिली ले पाओगे। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा डिसीजन के लिए। इसके अलावा फ्लैक्सिबल बजट अडॉप्टेबिलिटी में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसको अडॉप्ट करना ईजी होता है और सही होता है, क्योंकि ये क्या होता है, मार्केट कंडीशन के हिसाब से चेंज होगा, बिजनेस एक्टिविटीज़ के हिसाब से चेंज होगा, तो कंपनी बहुत ईजिली और बहुत जल्दी क्विकली रिस्पॉन्ड कर पाती है नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, नए चैलेंजेस को फेस करने में। तो ये ना अडॉप्ट करने के लिए बहुत अच्छा होता है, अडॉप्टेबिलिटी में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये आपको बहुत प्रॉम्प्ट रेडी करता है हर सिनेरियो के लिए। अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप प्रॉम्प्टली इसको ग्रास्प कर पाओगे, चैलेंजेस हैं तो आप उसको फेस करने के लिए रेडी हो पाओगे, क्योंकि आप मार्केट के हिसाब से चल रहे हो, वो बदल रहा है तो आपका बजट भी बदल रहा है। ठीक है, अब बात करें अगर इसके डिसएडवांटेज की या डिमेरिट्स की, कि फ्लेक्सिबल बजट के डिमेरिट्स क्या होते हैं। सो फर्स्ट क्या होगी, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, क्योंकि इसको क्रिएट कर पाना फ्लेक्सिबल बजट को, क्योंकि मार्केट के हिसाब से आपको तुरंत बदलना है ना, तो बहुत एक्सपर्टाइज चाहिए, रिसोर्सेज अच्छे होने चाहिए, है ना, टाइम कंज्यूमिंग है, तो कॉम्प्लेक्स बहुत है ये इसका। इसके अलावा फ्लेक्सिबल बजट का सबसे एक्सट्रीम ड्रॉबैक ये है कि ये रिवेन्यू को कंपेयर नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका क्या होगा कि वेरिएंस लेवल बहुत एक्सट्रीम है यहाँ पे, तो रिवेन्यू कंपैरिजन बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप कैसे अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग आप कर रहे हो और अलग अलग मटेरियल लग रहा है, तो आप कैसे किसी दूसरे की रिवेन्यू को इस रिवेन्यू से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि चीज़ें सब कुछ चेंज हो जाएंगे, अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग अलग बजट तैयार हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ हो जाती है। इसके अलावा कंपेरिजन में भी प्रॉब्लम आती है, परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप मल्टीपल एक्टिविटी के लिए अलग अलग बजट तैयार कर रहे हो, तो आप परफॉर्मेंस अच्छे से मेजर नहीं कर पाते हो। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं आप फिक्स कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप क्या इसमें क्या हो जाता है कि अलग अलग आप क्या कह देते हो कि भाई जो कुछ भी बजट बदल रहा है, एक्टिविटी बदल रही है, इसलिए बजट बदल रहा है और इसलिए ये रिजल्ट आया है, तो जो वेरिएंस है ना, उसके लिए आप एक्सटर्नल फैक्टर को आप कह दोगे कि भाई एक्सटर्नल फैक्टर रीज़न है, ना कि इंटरनल फैक्टर रीज़न है। परफॉर्मेंस हमारी अच्छी थी, पर चूंकि मटेरियल का रेट बदल गया या फिर आपका मार्केट सिनेरियो बदल गया, डिमांड चेंज हो गई, इस वजह से ये सारे चेंजेस आ गए, तो आप ना अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स नहीं कर पाते हो। तो फ्लेक्सिबल बजट में ये भी एक रीज़न हो जाता है, ये इसका ड्रॉबैक हो जाता है। इसके अलावा ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि ये ऑन गोइंग अपडेशन चल रही होती है ना, कंटिन्यूअस प्रोसेस एक तरीके से हो गया, एक्टिविटी चेंज होगी, आपका बजट चेंज हो जाएगा, तो बहुत टाइम लगता है इसको बनाने में कंपेयर टू फिक्स बजट, है ना। इसको मैनेज करने में भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आपको ना हमेशा अपडेट रहना पड़ता है। इसी वजह से इसे हम ये भी कहते हैं ना कि बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाता है, क्योंकि प्रिडिक्शन ना आप नहीं प्रिडिक्शन बार बार चेंज हो रही है, आपका बजट भी तुरंत ही चेंज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आप मार्केट के हिसाब से चल रहे हो, आप एक्टिविटी के हिसाब से चल रहे हो। तो अगर आप किसी भी टाइम पीरियड पे रुक गए तो आप आउटडेटेड हो जाओगे, तो आपको एकदम ऑनगोइंग रहना पड़ेगा। तो जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत रैपिडली चेंज होता है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना बजट रिवाइज करते रहना पड़ेगा, और अगर आपने कहीं पे भी थोड़ा सा वेट किया तो आप आउटडेटेड हो जाओगे। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है कि कंपैरिजन मुश्किल हो जाता है ना, आप परफॉर्मेंस को प्रॉपर्ली इवैल्यूएट नहीं कर सकते हो, आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं कर पाते हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। तो ये सारे इसके ड्रॉबैक हो गए फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट के। तो अब हम क्या करेंगे, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट के बीच के डिफरेंस को भी समझ लेंगे, राइट। सो यहाँ पे कुछ बेसिस हैं जिसके बेसिस पे हम फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल को डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं, पहला पॉइंट हमारा हो जाता है एजम्पशन, राइट। तो इट इज़ बेस्ड, फिक्स बजट क्या हो गया, ये इस एजम्पशन पे बेस्ड है कि बिजनेस की कंडीशन कभी भी चेंज नहीं होंगी, वो रिमेन कांस्टेंट रहेंगी, राइट। और फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, वो ये मानता है भाई कि वो हमेशा चेंज होने वाली है, बिजनेस डायनेमिक है ना, तो हमारा बजट भी डायनेमिक होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जैसे जैसे हमारा एक्टिविटी चेंज हो वैसे वैसे हम अपना बजट को भी चेंज कर दें। तो फ्लेक्सिबल बजट जो है बिजनेस को ऑनगोइंग मानती है, डायनेमिक मानती है, और जबकि फिक्स बजट क्या मानती है, वो हमेशा कॉन्स्टेंट मानती है, इसीलिए वो हमेशा फिक्स रहने की बात करती है। ठीक है, नेक्स्ट बेसिस हमारा नेचर हो गया। सो जो फिक्स बजट होता है उसका जो नेचर होता है वो क्या होता है कि एक बार प्रिपेयर हो गया सो प्रिपेयर हो गया, मतलब फिक्स नेचर का है, वो एक बार प्रिपेयर हो गया, अब वो चेंज नहीं होगा। जबकि जो फ्लेक्सिबल बजट होता है वो डायनेमिक या वेरिएबल नेचर का होता है, क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट पॉसिबल है, जैसे जैसे आपका एक्टिविटी चेंज होगा, प्रोडक्शन चेंज होगा, वो भी बोलता है कि हम चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट बेसिस है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। देखिए जो फिक्स बजट होता है ना, वहाँ पे हम कॉस्ट को क्लासीफाई नहीं करते हैं उनके नेचर के बेसिस पे,
राइट मतलब कि ये फिक्स्ड है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है, हम उस बेसिस पे क्लासीफाई नहीं करते हैं। फिक्स बजट में भाई ये इतना है, इसकी इतनी कॉस्ट लगेगी, दैट्स इट, है ना। जबकि फ्लैक्सिबल बजट जब हम बनाते हैं तो फ्लैक्सिबल बजट में हम उनके बिहेवियर वाइज, उनके नेचर वाइज हम कॉस्ट को क्लासीफाई कर देते हैं कि कॉस्ट का बिहेवियर क्या है, वो फिक्स नेचर का है कि वेरिएबल नेचर का है कि सेमी वेरिएबल नेचर का है, उसके हिसाब से कॉस्ट को क्लासीफाई करते हैं एंड देन हम पूरा बजट तैयार करते हैं। तो वहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट रहती है फ्लैक्सिबल बजट में, जबकि फिक्स्ड में ऐसा नहीं रहता है, राइट। कंपैरिजन की अगर बात करते हैं हम तो आपकी जो फिक्स बजट होता है ना उसमें कंपैरिजन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर अलग अलग एक्टिविटी लेवल है तो आप कंपेयर कैसे करोगे, है ना। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आपने बजट बनाया 1 लाख के लिए, ठीक, और प्रोडक्शन हुआ 2 लाख का, एक्चुअल आउटपुट ही एक्चुअल एक्टिविटी जो हुई या आउटपुट जो प्रोड्यूस हुआ वो 2 लाख हुआ। तो अब एक लेवल ऑफ एक्टिविटी 1 लाख की है बजटेड जो आपकी है, और आपकी जो दूसरी लेवल ऑफ एक्टिविटी है वो 2 लाख की है जो आउटपुट रियली आया, प्रोड्यूस हुआ है। तो जब एक्टिविटी का लेवल ही अलग अलग है तो कंपेयर आप किस बेसिस पे करेंगे कि भाई मटेरियल कॉस्ट हमने इतना सोची थी, यहाँ पे मटेरियल की कॉस्ट इतनी लग गई, ऑब्वियसली लगेगी क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है तो मटेरियल की कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, आपका तो कम था। तो यहाँ पे ना कंपैरिजन मुश्किल है। जबकि फ्लेक्सिबल बजट में क्या कहेंगे कि हम बहुत ईजिली कंपेयर कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एक्टिविटी जो होती है, एक्टिविटी का जो लेवल होता है वो सेम होता है। क्योंकि मैंने अगर बोला आउटपुट 2 लाख का तैयार होगा तो हम जो बजट बनाए वो भी 2 लाख का बनाए हैं, है ना, और हम कॉस्ट को भी क्लासीफाई उसी बेसिस पे किए हैं। तो हम ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारा फिक्स नेचर का कॉस्ट इतना तो रहना ही था, फ्लैक्सिबल इतना हमारा वेरिएबल इतना लग रहा है, हमारा सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स इतना लग रहा है, तो हम आराम से उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा होता है फोरकास्ट। तो अगर फिक्स बजट की बात करें तो फोरकास्ट पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि आप रिजिड हो गए हो, आप स्टैटिक हो गए हो, है ना। जबकि आपका फ्लेक्सिबल बजट में आप जो फोरकास्ट है ना आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको अलग अलग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईजिली अवेलेबल होती है। फ्लेक्सिबल बजट में आप कॉस्ट को क्लासीफाई किए हो, को आप अलग अलग लेवल पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बता पा रहे हो कि इस एक्टिविटी पे इतना है, इस एक्टिविटी पे इतना है, इस एक्टिविटी पे इतना है, तो आपके लिए फोरकास्ट कर पाना ईजी हो जाता है। बिजनेस डिसीजन की अगर बात करें तो फिक्स बजट में अप्रोप्रिएट डिसीजन ले पाना मुश्किल होता है, क्योंकि आप वही बात है कि आप ना चेंज नहीं हो रहे हो, आप सिनेरियो के हिसाब से अपना बजट तैयार नहीं कर रहे हो। आपने एक बार जो स्टैंडर्ड बना लिया, आपने जो एक बार बजट बना लिया, आपकी एक्टिविटी कुछ भी बदल रही है, आप उसके हिसाब से बना ही नहीं रहे हो, तो आप डिसीजन ले कैसे पाओगे। जबकि फ्लैक्सिबल बजट बहुत अप्रोप्रिएट होता है डिसीजन लेने के लिए। अगर इफेक्टिवनेस की बात करें तो फिक्स बजट उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये डायनेमिक नहीं है। जबकि फ्लैक्सिबल बजट आपका बिजनेस डायनेमिक है तो फ्लैक्सिबल बजट भी डायनेमिक है, इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव माना गया है। अगर इकोनॉमिक की बेसिस पे बात करें तो फिक्स बजट जो है लेस एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग लेस है, इकोनॉमिकल है फिक्स बजट, है ना, उसको बहुत एक्सपर्टाइज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। लेकिन फ्लैक्सिबल बजट बहुत एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉम्प्लेक्स है, इसको आपको एक्सपर्टाइज पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी जो चेंजिंग सिनेरियो के हिसाब से अपना बजट भी चेंज कर सके। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हो गए। बात करेंगे कि फंक्शनल के बेसिस पे जो बजट को क्लासीफाई किया गया उसका मतलब क्या हुआ। देखिए कोई भी बिज़नेस में ना बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ बिज़नेस परफॉर्म कर रही होती है। तो फंक्शनल बजट जो होता है वो बेसिकली बिज़नेस के फंक्शन से रिलेट करता है, ठीक है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी प्रोसेस हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, हर एक डिपार्टमेंट के काम के हिसाब से उसके लिए बजट तैयार किया जाए। मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए प्रोडक्शन बजट तैयार किया गया, सेल्स डिपार्टमेंट है तो सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स का काम करता है तो उसके लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का बजट पास किया गया, है ना। तो इसी तरीके से जो भी डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग, उनके प्रोसेस के अकॉर्डिंग, उनके काम के अकॉर्डिंग जब हम बजट प्रिपेयर करते हैं तो हम उसी को कहते हैं फंक्शन बजट या फंक्शनल बजट कहते हैं, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितने नंबर ऑफ फंक्शनल बजट होंगे ये डिपेंड करता है उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस बिजनेस कंसर्न की साइज़ पे और किस नेचर का वो वर्क करती है उसके बेसिस पे। मतलब वो कितने प्रोसेस में वर्क कर रही है या कितने डिपार्टमेंट में उसके वर्क को डिवाइड किया गया, उसी के बेसिस पे हम उसके फंक्शंस, उसके बजट को हम क्लासीफाई करेंगे कि यहाँ पे इतने टाइप के फंक्शनल बजट आएंगे, राइट। सो ये जो फंक्शनल बजट होता है ना, इन्हीं फंक्शनल बजट की जब हम समरी बना लेते हैं और वो समरी हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बजट को रिप्रेजेंट करती है तो हम उसी को कहते हैं मास्टर बजट, ठीक है। सो बेसिकली फंक्शनल बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के बेसिस पे आपका मास्टर बजट रेडी होता है, ठीक है। तो फंक्शनल बजट में कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पे एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्स बजट की, राइट। देखिए सेल्स बजट जो होता है ना वो क्या हो गया, आप बजट मतलब कि आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, फोरकास्ट कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है। तो प्लानिंग जो कर रहे हो आप सेल्स बजट में किस चीज़ की प्लानिंग करोगे, आप
प्लानिंग करोगे कि टोटल सेल्स आपको फ्यूचर में कितनी रखनी है, ठीक है? आप कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितनी फोरकास्ट कर रहे हो, उसको आप मनी और क्वांटिटी के टर्म में सेल्स बजट में एक्सप्रेस कर देते हैं, राइट? सो ये जो बजट होता है ये आपको एस्टिमेट दे देता है कि आप अपने पर्टिकुलर जो भी और जिस भी प्रोडक्ट को आप मैन्युफैक्चर करते हो या जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो, तो आप उसकी पर्टिकुलर कितनी क्वांटिटी किस प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को किस एरिया में सेल करेंगे, ये सारा एस्टिमेशन, ये सारी डिटेल्स आपकी सेल्स बजट में मौजूद रहती है। देखिए सेल्स बजट ना सबसे इंपॉर्टेंट बजट होता है और सबसे फर्स्ट बजट होता है। मतलब सेल्स बजट पहले तैयार किया जाता है, उसी के बाद हम सारे बजट जो फंक्शनल बजट है ना वो सारे इसी के बेसिस पे तैयार होते हैं। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, हमारा सेल्स बजट तैयार करना होता है, क्योंकि ये क्या होता है, ये फंडामेंटल बेसिस हो गया, इसी के बेसिस पे बाकी बजट कंस्ट्रक्ट होने वाले हैं। तो इसीलिए जब भी सेल्स बजट को हम तैयार करते हैं ना, तो वो तैयार करते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि एग्जैक्टली हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या सोच रहे हैं, कितने की सेल्स प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, कितना आगे फ्यूचर में हम सेल करना चाहते हैं, कितना हम उसका प्लान कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको सेल्स बजट तैयार करना होता है। तो जो सेल्स बजट तैयार किया जाता है वो सेल्स की फोरकास्टिंग पर डिपेंड करता है, और सेल्स की फोरकास्टिंग किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सेल्स मैनेजर की और जो भी मार्केट रिसर्च स्टाफ है उनकी, क्योंकि वो मार्केट को रिसर्च कर रहे हैं, उसके बेसिस पे वो प्रोडक्ट करते हैं, वो बताते हैं कि भाई मार्केट में आपके प्रोडक्ट की कंडीशन कैसे चल रही है। तो उस हिसाब से आप एज्यूम कर पाते हैं या आप एक्सपेक्ट कर पाते हैं कि हाँ हमारी फ्यूचर में इतनी डिमांड आने वाली है। तो देखिए सेल्स फोरकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो सेल्स फोरकास्ट करने जा रहे हैं, आप मार्केट को समझ के चीज़ों को एनालिसिस करके ही करने जा रहे हैं। आपको पता है कि फ्यूचर में हमारी इतनी सेल्स हो जाएगी, हमारी मार्केट ऐसी है, इतना डिमांड हमारे प्रोडक्ट के लिए रेज होगा, उस हिसाब से आप सेल्स को फोरकास्ट कर रहे हैं, राइट? तो सेल्स फोरकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी बेसिस पे सेल्स बजट बनेगा। और आपने जो सेल्स फोरकास्ट की कि हम इतने, कमा लीजिए आपने कहा कि हम 50 लाख का प्रोडक्ट इस साल सेल करेंगे, ऐसा हमने प्रोडक्ट किया, ऐसा हमने एस्टिमेट किया, ठीक है? हम ऐसा एस्टिमेट क्यों कर पा रहे, क्योंकि हमने एनालिसिस किया कि हमें 50 लाख की सेल कर पाएंगे, डिमांड है हमारी मार्केट में, ठीक है? तभी तो आपने ये फोरकास्ट किया। अब उसी के अकॉर्डिंग आपने पूरा बजट तैयार कर लिया कि हम 50 लाख की क्वांटिटी तैयार करेंगे, किस प्राइस पे करेंगे, कहाँ कहाँ किस रीजन में हम इसको सेल करेंगे, इस तरह आपने पूरा सब कुछ तैयार कर लिया। तो फोरकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, इज इट क्लियर? और आपने अगर ये फोरकास्ट कर लिया तो इसी के बेसिस पे तो आप प्रोडक्शन तैयार करेंगे, इसी के बेसिस पे आप एक्सपेंडिचर्स करेंगे, तो इसीलिए इसका फोरकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? और सेल्स जब फोरकास्ट की जाती है ना, तो वो बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है। अब वो फैक्टर एक्सटर्नल भी होते हैं और इंटरनल भी होते हैं। अगर हम बात एक्सटर्नल फैक्टर्स की करें तो मतलब आपके बिजनेस की कंडीशन कैसी है, गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसीज़ ला रही है तो उन सब का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और अगर इंटरनल फैक्टर की बात करें तो सेल्स प्राइस आप क्या रख रहे हैं, सेल्स ट्रेंड क्या चल रहा है, नया प्रोडक्ट मार्केट में क्या लॉन्च हो रहा है, आपके नए कॉम्पिटिटर्स क्या आ रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स जो डिपेंड करेंगे, जिनके बेसिस पे आप अपने सेल्स को फोरकास्ट कर पाती हैं और उसी फोरकास्टिंग के बेसिस पे आप अपनी सेल्स बजट रेडी करती हैं, ठीक है? तो जब हम सेल्स बजट तैयार करते हैं ना, तो उसको हम कुछ पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, मतलब कैसे तैयार होगा अगर हम उसकी बात करें तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें मेंशन करते हैं। हम उसमें अपना प्रोडक्ट मेंशन करते हैं, किस एरिया, किस रीजन, किस टेरिटरीज़ में उसको सेल करना है, वो हमारा सेल्समैन या एजेंट क्या होगा, है ना, कौन होगा, किस टाइप के कस्टमर के लिए हम कर रहे हैं, मतलब हम गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं, होम सेल्स कर रहे हैं, तो हम क्या, मेरे टाइप ऑफ कस्टमर कौन से रहने वाले हैं, किस पीरियड के लिए हम कर रहे हैं, मंथली सेल्स फोरकास्ट जो कर रहे हैं, आप सेल्स जो बजट तैयार कर रहे हैं वो मंथली है, वीकली है, किस तरह का है, वो सब चीज़ें वहाँ पे पीरियड वो मेंशन रहता है। एक हम ना इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट देख लेते हैं सेल्स बजट का। देखिए इस तरीके से आपका बजट तैयार होता है, सेल्स बजट जो तैयार किया जाता है, लास्ट ईयर क्या था वो रहेगा, एंड देन बजटेड इस साल आपने क्या, मतलब साल भर का मान लीजिए हो गया, तो बजटेड इस साल का आपका क्या बनने वाला है, नॉर्दर्न रीजन में क्या रहेगा, साउदर्न रीजन में कितना करेंगे, सेंट्रल रीजन में कितना करेंगे, कितनी क्वांटिटी करेंगे, क्या वैल्यू रहेगी, सेल्स प्राइस से मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ जाएगी। अच्छा प्रोडक्ट एक्स रहेगा, प्रोडक्ट वाई रहेगा, क्वार्टर वाइज कितना जाएगा वो पीरियड भी पूरा मेंशन है। इस तरह टोटल आपने सेल्स फोरकास्ट कर ली, ठीक है? तो ये हमारा सेल्स बजट इस तरह से रेडी हो जाता है। अब हम बात करेंगे प्रोडक्शन बजट की। देखिए नाम से क्लियर है, प्रोडक्शन बजट क्या हो गया,
प्रोडक्शन के लिए आप बजट बना रहे हो। सो यूजुअली ये प्रोडक्शन बजट होता है वो किस पे बेस्ड होता है, आपके सेल्स बजट पे बेस्ड होता है। मतलब आप यहाँ पे सेल्स बजट में आपने जब सोच लिया कि आप पर्टिकुलरली इस प्रोडक्ट को कितना सेल करने वाले हो, क्या क्वांटिटी आप एस्टिमेट कर रहे हो, क्या फोरकास्ट कर रहे हो, तो आप उसी के बेसिस पे अपने प्रोडक्शन के लिए तैयारी करोगे। सो ये इस बजट में हम क्या करते हैं, हम अपने बजटेड पीरियड के लिए, मतलब जो भी टाइम पीरियड के लिए हम बजट बना रहे हैं उस टाइम पीरियड में हम एस्टिमेट करते हैं कि हम कितना प्रोडक्शन करने वाले हैं, उसकी पूरी प्रिपरेशन करते हैं, राइट। तो ये प्रोडक्शन बजट हमारा बताता है। तो इस बजट में ये हमें पूरा एस्टिमेट प्रोवाइड करेगा कि कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन हम करने वाले हैं, प्रोडक्ट वाइज बताएगा कि हम कहाँ कहाँ पे किस जगह पे प्रोडक्शन करेंगे, कब, किस डे में, किस वीक्स में, किस मंथ में कितना प्रोडक्शन हो जाएगा। तो पूरी डिटेल प्रोडक्ट वाइज आपकी यहाँ पे क्लियर आ जाती है, मतलब इस पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है प्रोडक्शन बजट में, राइट। सो प्रोडक्शन बजट जो होता है बेसिकली वो कुछ क्वेश्चंस का आंसर देता है। क्या क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ टू बी प्रोड्यूस्ड, हमें क्या प्रोड्यूस करना है, हमें कब प्रोड्यूस करना, व्हेन इट इज़ टू बी प्रोड्यूस, हाउ इट इज़ टू बी प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है और कहाँ पे प्रोड्यूस करना है। तो क्या, कब, कैसे, कहाँ, ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना कि प्रोडक्शन कैसे करनी है, कब करनी है, कहाँ करनी है, क्या कितनी करनी है, तो वो सब हमें प्रोडक्शन बजट उसका आंसर हमें प्रोवाइड कर देता है। इज इट क्लियर? सो प्रोडक्शन बजट बेसिकली क्या बताएगा कि टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन आप कितना करने वाले हैं, ठीक है, कितनी क्वांटिटी आपको प्रोड्यूस करनी है, किस डे पे करनी है, कितनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितना करना है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट करना है, किसकी कितनी क्वांटिटी, सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और इसी के बेसिस पे हम और जो कॉस्ट बजट होते हैं, लेकिन मटेरियल कॉस्ट बजट हो गया, लेबर कॉस्ट बजट हो गया, ओवरहेड बजट हो गया, बाकी के सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट जो हो गया, तो बाकी जितने भी बजट हैं वो कॉस्ट बजट, वो सारे के सारे इसी के बेसिस पे बनते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जब बता दोगे कि हम 5 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो 5 लाख यूनिट के लिए मटेरियल बजट बन जाएगा कि भाई इतने मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, लेबर बजट बन जाएगा, मतलब सारे कॉस्ट के बजट अपने तैयार हो जाएंगे। तो इसके बेसिस पे ही हमारे सारे कॉस्ट बजट डिपेंड करते हैं, ठीक है। जब हम प्रोडक्शन बजट बनाते हैं ना तो वो 2 पार्ट में बनाते हैं, एक पार्ट हमारा प्रोडक्शन वॉल्यूम का हो जाता है और दूसरा पार्ट हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बजट हो जाता है, मतलब कि कितना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन होगा, क्वांटिटी, और दूसरा कितना कॉस्ट हमारी लगने वाली है, ठीक। तो जब भी हम प्रोडक्शन बजट बनाते हैं ना तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है इसको प्रिपेयर करते वक्त, लाइक हमारी इन्वेंट्रीज पॉलिसीज़ क्या, हम फीफो लीफो हीवो कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, हमें इन्वेंट्रीज का क्या रीऑर्डर लेवल रख रहे हैं, क्या ईओक्यू लेवल रख रहे हैं, मैक्सिमम मिनिमम लेवल कितना रखते हैं। सो इन्वेंट्रीज के रिगार्डिंग आपकी क्या पॉलिसीज़ हैं, उस बेसिस पे भी आप प्रोडक्शन डिपेंड करेगा आपका, ठीक है। आपकी सेल्स रिक्वायरमेंट कितनी आ रही है, आपके प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। हम प्रोडक्शन करने की बात करें, हम कुछ भी बता दें कि हम इतना प्रोडक्शन करेंगे, पर आप पहले ये तो देखो कि आपके प्लांट की कैपेसिटी है कितनी है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में प्रोड्यूस करने की, तो वो भी देखना पड़ता है। मटेरियल और लेबर की अवेलेबिलिटी आपके यहाँ कितना है, प्रोडक्शन प्रोसेस में टाइम कितना लगता है, और भी ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो आपको प्रोडक्शन बजट बनाते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। एक एग्जाम्पल मतलब आपको बता देते हैं कि प्रोडक्शन बजट कैसे तैयार होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको पहले क्या हो जाता है कि बजटेड सेल्स, आपने जो सेल्स बजट बनाया है उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट ए या प्रोडक्ट बी के लिए कितनी सेल्स फोरकास्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इसमें बताया कि प्रोडक्ट ए के लिए 5,000, बी के लिए 10,000, ठीक। अब आप कितना क्लोजिंग स्टॉक चाहते हैं कि हम इतना सेल करेंगे, इतना क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बजट का मतलब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रहना चाहिए, वो भी आप मेंशन कर दीजिए। दोनों को ऐड कर दी, हमारी टोटल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट आ गई कि हमें इतनी क्वांटिटी सेल करने के लिए इतनी क्वांटिटी की हमें रिक्वायरमेंट है। अब जितनी है हमारे पास ऑलरेडी कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, उसको लेस कर दिया। अब हमारा निकल के आ गया कि हमें इस साल कितना प्रोडक्शन करना है, यूनिट टू बी प्रोड्यूस। ये इस तरह से हमारा प्रोडक्शन बजट तैयार हो जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट का वॉल्यूम, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये प्रोडक्ट का वॉल्यूम हो गया कि नंबर ऑफ यूनिट्स इतनी प्रोड्यूस की जाएंगे। अब जब इससे कॉस्ट को कि कितना खर्चा आएगा उसको कर लेते हैं तो प्रोडक्शन की प्रोडक्ट कॉस्ट जो होती है वो भी निकल आती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट, ठीक। रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट देखिए नाम से भी क्लियर हो रहा है। सो बेसिकली इस बजट में हमें ये पता चलता है कि पर्टिकुलर रॉ मटेरियल की कितनी क्वांटिटी हमें प्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है। तो हम जो भी प्रोडक्शन बजट तैयार किए हैं उसमें हमने जितना भी प्रोडक्शन के लिए सोचा है उतने प्रोडक्शन के लिए हमें कितने रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ने वाली है, कितना कंजम्पशन बजट है ना, तो रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम करेगा। तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जितना आपने सोचा कि हम प्रोडक्ट ए को 4,000 यूनिट बनाएंगे, तो अब इस 4,000 यूनिट के लिए कितने रॉ मटेरियल हमें चाहिए होंगे, क्वांटिटी जो एस्टिमेट की जाती है वो रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट में हमें पता चल जाती है, ठीक है। सो जो रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट होता है जनरली वो डायरेक्ट मटेरियल को डील करता है, राइट।
जो मतलब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है प्रोडक्ट से। जो इनडायरेक्ट मटेरियल होते हैं उनका जो बजट तैयार होता है वो ओवरहेड कॉस्ट बजट में चला जाता है, वो रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट में नहीं आता है। यहाँ पे हम सिर्फ उन मटेरियल्स का पूरा बजट तैयार करें, उनकी क्वांटिटी एस्टिमेट करते हैं जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है प्रोडक्ट से, जो डायरेक्टली रिलेट कर रहे हो प्रोडक्ट से ना, मतलब डायरेक्ट मटेरियल को हम यहाँ पे बजट तैयार करते हैं। ठीक है, सो यहाँ इस बजट में पूरी क्वांटिटी की इतना मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है इस बजटेड पीरियड के लिए, वो हमें पूरा क्लियर हो जाता है। सो इस बजट की हेल्प से जो आपके मतलब पूरी क्वांटिटी हमें जब पता चल जाती है, तो इस बजट की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो भी हमारे इन्वेंट्रीज हैं, वो मटेरियल हैं, वो सब कुछ हमें पता चल जाता है कि हमें कितना मेंटेन करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम क्या कर पाते हैं कि भाई सही समय पे हमें सही क्वालिटी का, सही क्वांटिटी का जो मटेरियल है वो अवेलेबल रहे और हमारा प्रोडक्शन अच्छे से चलता रहे। ठीक है, तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट से हमें पूरी क्वांटिटी का एजम्पशन मिल जाता है और उसी के बेसिस पे हम पूरा मटेरियल की इन्वेंट्रीज वगैरह सब मेंटेन करके रख लेते हैं कि हमें शॉर्टेज ना पड़ने पाए, हमारा प्रोडक्शन अच्छे से होता रहे। क्लियर है, तो वो हो गया रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। एक उसका प्रोफॉर्मा देख लेते हैं। देखिए इस तरह से रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट का पूरा वो तैयार होता है। जैसे देखिए डायरेक्ट मटेरियल का हो गया, बेसिकली हमने बताया डायरेक्ट मटेरियल के लिए ही होता है। तो यहाँ पे हमारा आ गया कि एक्स प्रोडक्ट है, वाई प्रोडक्ट है। अब एक्स प्रोडक्ट के लिए जो हमारा मतलब सॉरी, जो प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी है, तो प्रोडक्ट ए के लिए हमारा एक्स का कितना मटेरियल लगता है, वाई कितना मटेरियल लगता है। ठीक है, अब उसमें आपका ये भी रहेगा कि ए प्रोडक्ट तैयार करने के लिए एक्स के कितनी यूनिट लग जाती है, वाई प्रोडक्ट तैयार करने के लिए कितनी यूनिट लग जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन हो जा रही हैं। अब उस हिसाब से हमने देखा कि प्रोडक्ट ए हमें 4000 यूनिट बनानी थी, अब 12 लग रही है, एक प्रोडक्ट तैयार करने में 12 लग रहा है एक्स का, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 4 कर लिया, 48,000 हमें सिर्फ एक्स मटेरियल चाहिए होगा। क्लियर है, इसी तरह हमने वाई का भी निकाल लिया कि वहाँ पे 2 चाहिए होता है, एक प्रोडक्ट तैयार करने के लिए 2 चाहिए होगा, तो हम इस हिसाब से उसका निकाल लेंगे कि 4 चाहिए, मतलब 4 चाहिए तो हम उसको निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने प्रोडक्ट ए का भी प्रोडक्ट बी का भी टोटल निकाल लिया। अब कितनी यूनिट लगेगी, कॉस्ट क्या लगेगी, टोटल मटेरियल कितना कंज्यूम होगा, इस हिसाब से पूरा बन जाता है हमारा कंजम्पशन का कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये रॉ मटेरियल लगेंगे, ये रॉ मटेरियल इतने कंज्यूम होंगे पर प्रोडक्ट, इस हिसाब से हमें टोटल इतने प्रोडक्ट को बनाने के लिए इतना रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। इज इट क्लियर? अब हम बात करेंगे रॉ मटेरियल परचेज बजट की। देखिए रॉ मटेरियल परचेज बजट का मतलब क्या हो गया, इस बजट में हमें वो सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मिल जाने वाली है जिससे हमें पता चल जाए कि हमें डायरेक्ट मटेरियल के लिए जो परचेज करना है, डायरेक्ट मटेरियल उसके लिए कितना अमाउंट चाहिए। राइट, सो हमें डायरेक्ट मटेरियल को कितना परचेज करना, वो क्वांटिटी हमें कंजम्पशन से मिल जाती है और फिर उसके अकॉर्डिंग हम परचेज ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। सो ये बेसिकली ये जो बजट होता है वो हमें एक फ्रेमवर्क दे देता है जिससे हम प्लान कर लेते हैं कि हमें डायरेक्ट मटेरियल के लिए कितने कैश पेमेंट की ज़रूरत है, हमें मतलब किस टाइमिंग में कितना फंड की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, जिससे हम पर्टिकुलर मटेरियल को परचेज़ कर ले जो हमारा परचेज़ बजट बता रहा है उसके हिसाब से, और हमारा आगे का काम अच्छे से हो पाए। राइट, सो इस बजट से मैनेजमेंट जो है इन्वेंट्री लेवल को भी एक रीजनेबल लिमिट तक मेंटेन कर लेता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो गया ना, जैसे आप रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, ईओक्यू लेवल जो इन्वेंट्रीज का आप सेट करते हो, तो आपको पता चल जाता है कि हम इतना हमें क्वांटिटी भी मेंटेन करने की जरूरत है, तो हमें सिर्फ इतना ही परचेज करना है, इसके बाद नेक्स्ट परचेज ऑर्डर हम तब देंगे। अब ऐसा नहीं कि रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट ने कहा कि 4 लाख यूनिट हमें रॉ मटेरियल चाहिए तो परचेज बजट क्या करेगा, पूरा का पूरा यूनिट एक साथ मंगा लेगा। नहीं, उसको पता है कि उसको 4 लाख चाहिए, अब वो उसको ब्रेकअप करेगा उस हिसाब से कि भाई अभी इस टाइम पीरियड के लिए कितना चाहिए उतना हम कैश अवेलेबल रखें, फिर इतना चाहिए इतना अवेलेबल रखना है, हमें टोटल इतनी यूनिट के लिए कैश मेंटेन रखना पड़ेगा। तो मटेरियल परचेज बजट हमें ये चीज़ बता देता है कि हमें अपने कैश की शेड्यूलिंग अच्छे से कर लेनी है। राइट, तो एक एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए परचेज बजट का हो गया कि मटेरियल एक्स मटेरियल वाई, वहाँ पे क्या था कंजम्पशन बजट में कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट ए बी में हमें इतना मटेरियल एक्स का चाहिए, इतना मटेरियल वाई का चाहिए, उसकी क्वांटिटी सारी वैल्यू ये सब पता थी। अब यहाँ पे हम सिर्फ रॉ मटेरियल की बात करेंगे क्योंकि हमें परचेज करना क्या है, रॉ मटेरियल, तो मटेरियल एक्स मटेरियल वाई। अब क्लोजिंग स्टॉक हम उस यूनिट का कितना रखना चाहते हैं वो मेंशन करेंगे, हम प्रोडक्शन के लिए कितनी यूनिट की रिक्वायरमेंट है वो हम मेंशन कर देंगे, टोटल हमारी रिक्वायरमेंट समझ में आ जाएगी, हमारे पास ऑलरेडी कितनी यूनिट्स पड़ी हुई हैं वो हमारी मेंशन हो जाएगी, हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें कितनी यूनिट परचेज करनी है। अब हमें पता है एक यूनिट की प्राइस कितनी है, इस हिसाब से हमारी परचेज कॉस्ट इतनी की पड़ने वाली है, तो हमें इतना कैश मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हमारा परचेज कॉस्ट से हमारा पूरा डिटेल आ जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं ओवरहेड बजट की बात करते हैं। देखिए ओवरहेड जो होता है
बेसिकली ओवरहेड मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, राइट। सो ओवरहेड जब बजट बनाना होता है तो ओवरहेड कॉस्ट के लिए आप बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं एक बिजनेस को रन कराने में, जो भी इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे लगते हैं ना, आप उन सब की कॉस्ट को मेजर करने वाले, लाइक रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज हो गई, बाकी इनडायरेक्ट मटीरियल हो गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, हर एक चीज़ जो भी इनडायरेक्ट नेचर का है वो सारे के सारे आप एस्टिमेट कर लेते हो, ठीक है। एस्टिमेट करते हो, उसकी कॉस्ट को मेजर करते हो और उसके हिसाब से आप अपनी बजट को रेडी करते हो। सो जो ओवरहेड बजट है वो फोरकास्ट करता है दीज कॉस्ट टू इंश्योर एडिक्वेट रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर ऑनगोइंग ऑपरेशन सपोर्टिंग सेल्स एंड प्रोडक्शन टारगेट, ठीक है। सो ओवरहेड बजट हमें क्या करता है, पूरा जब हम कॉस्ट इंश्योर कर लेते हैं कि हमें इतनी कॉस्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो उस हिसाब से वो उतनी चीज़ें, उतनी रिसोर्सेज को अवेलेबल रखता है जिससे आपका प्रोडक्शन प्रॉपर चलता रहे और आपने सेल्स का जो टारगेट बना के रखा सेल्स बजट में वो भी आपका अचीव हो जाए। तो ओवरहेड ना, देखिए ओवरहेड एक टोटल में बजट बताया जा रहा है। अब ओवरहेड के अंदर ना कई पार्ट होते हैं, जैसे आपको पता है कि ओवरहेड रिलेट करता है फैक्ट्री से, एडमिनिस्ट्रेशन से, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से। तो अब जब आप ओवरहेड बजट भी बनाएंगे ना, तो आप इसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट अलग तैयार करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का बजट अलग तैयार करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट अलग तैयार करेंगे। इस तरह आप ओवरहेड बजट को भी अलग अलग पार्ट में करेंगे। इसीलिए आप कई जगह देखेंगे कि जब टाइप्स ऑफ बजट बताते हैं तो उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट अलग से बताते हैं, ओवरहेड बजट अलग बताते, सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन बजट अलग बताते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बजट अलग बताते हैं। बेसिकली ये सब ओवरहेड बजट का ही पार्ट है, ठीक है। कि ओवरहेड अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है कि सारे इनडायरेक्ट नेचर के जो खर्चे होते हैं वो ओवरहेड में आ जाते हैं। वो फैक्ट्री के रिलेटेड खर्चे हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड खर्चे हो गए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चे हो गए। तो हर एक के लिए हम बजट बनाएंगे कि इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हमारे इतना खर्चा लगने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से हम ओवरहेड बजट रेडी करते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट बजट की, दैट इज़ आवर कैश बजट, ठीक है। देखिए कैश बजट बहुत इंपॉर्टेंट बजट है, क्योंकि अब कैश बजट क्या करता है, ये आपका पूरा एक स्केच तैयार कर देगा आपके बिजनेस में कि आपके पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपके बिजनेस को कितने कैश इनफ्लोज आने वाले हैं और कितने कैश आउटफ्लोज होने वाले हैं, राइट। मतलब एक बजटेड पीरियड में जो भी आपका बजट पीरियड होगा, आप साल भर का, 6 महीने का, महीने का, जो भी बना रहे हो, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना कैश आ सकता है कहाँ कहाँ से और कितने कैश के जाने की संभावनाएं हैं, वो आपका एक कैश बजट बता देता है। सो इट इज़ अ डिटेल्ड प्रोजेक्शन ऑफ, है ना, आप प्रोजेक्ट कर रहे हो फ्यूचर की क्या चीज़ है, कैश रिसिप्ट फ्रॉम ऑल सोर्सेज, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे कैश आएगी आपकी, एंड कैश पेमेंट फॉर ऑल पर्पजेज, जिस भी वजह से आपकी कैश जाने वाली है उन सब का आपका यहाँ पे डिटेल प्रोजेक्शन हो जाता है, डिटेल एस्टिमेशन हो जाता है, और कितना कैश बैलेंस आप पर्टिकुलर उस बजट पीरियड में मेंटेन रखना चाहते हैं। जैसे कहते हैं ना, कैश इन हैंड इतना होना चाहिए, बैंक में इतना कैश बचा रहना चाहिए, तो कितना आएगा, कितना जाना है और कितना मेंटेन करके आप कैश हैंड में रखना चाहते हैं, वो सब आप एस्टिमेट कर लेते हैं इस कैश बजट में ना। तो पूरा प्रोजेक्शन हो जाता है कि भाई मेरा इस सोर्स से यहाँ से इतना पैसा आने वाला है। सो कैश बजट क्या हो गया, समरी हो गई फर्म की एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज की, कि जो फर्म है उसको कहाँ कहाँ से कैश आने वाली है, उसकी सारी आपकी क्या हो जाती है, उसकी समरी तैयार हो जाती है, और कहाँ कहाँ पैसा जाने वाला है उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, उसकी पूरी समरी आपकी कैश बजट में मिल जाती है। सो कैश बजट जो प्रिपेयर करते हैं वो हम सेल्स बजट और कॉस्ट बजट की हेल्प से करते हैं, क्योंकि सेल्स बजट से हमें इनकम का पता चल जाता है, कॉस्ट बजट से हमें खर्चे का पता चल जाता है। तो इनफ्लो आउटफ्लो हमें कहीं ना कहीं इसकी हेल्प से एक लिमिट तक हमें पता चल जाती है कि इस पर्टिकुलर चीज़ से, प्रोडक्ट को सेल करने से हमें इतनी रेवेन्यू होने वाली है। और भी अलग अलग सोर्सेज है रेवेन्यू के, तो हमको सारे सोर्सेज रेवेन्यू के पता चल जाएंगे, मतलब कैश के सारे सोर्सेज पता चल जाएंगे यहाँ पे इस बजट से, ठीक है। तो इस बजट को जब हम प्रिपेयर करते हैं ना, तो इसमें दो चीज़ों का एस्टिमेशन होता है। जैसे हमने बताया, एक तो हमारा कैश रिसिप्ट हो जाएगा, दूसरा हमारा कैश का डिसबर्समेंट हो जाएगा, मतलब कैसे कैसे कहाँ से रिसीव होंगे कैश में और पैसे कैश में कहाँ से जाने वाले हैं, ठीक है। उधार नहीं, कैश कहाँ कहाँ जाएंगे और कैश कहाँ कहाँ आएंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा, है ना, उधार की बात नहीं हो रही है। सो जब हम एस्टिमेट कैश रिसिप्ट तैयार करते हैं तो वो प्रिपेयर करते हैं मंथली बेसिस पे, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारी कैश सेल कितनी होगी, डेटर से कितना कलेक्ट होके हमें आ जाएगा, इसके अलावा अदर सोर्सेज से हमारे पैसे आने के क्या क्या तरीके हैं, कोई एसेट्स हम सेल कर रहे हैं तो हमारा कैश आ जाएगा, हम कोई बोरविंग करेंगे, उधार लेंगे तो भी हमारा कैश आएगा। तो मतलब जहाँ से भी पैसे आने के सोर्सेज है वो सब हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं, ठीक है।
है। और दूसरा आता है एस्टिमेशन ऑफ कैश डिसबर्समेंट है, हम कैश कहाँ कहाँ जाने वाला है ये एस्टिमेट करेंगे। लाइक हम कैश परचेज कितना करने वाले हैं, इस बार क्रेडिटर को कितना पेमेंट करेंगे, एम्प्लॉयज़ की रेम्युनरेशन कितनी जाने वाली, बोनस जाने वाला है, सप्लायर्स को कितना एडवांस जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर हमने कोई बजट कर रखा है तो उसमें कितना लगने वाला है। इस तरह से हम पैसे कैश में कहाँ कहाँ जाने वाले हैं वो सारा एस्टिमेशन आ जाता है। तो रिसिप्ट और डिसबर्समेंट का जब एस्टिमेशन हो जाता है तो हमारा पूरा कैश बजट रेडी हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। कैश बजट के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। बेसिकली ये जो कैश बजट होता है ना, वो हमें बता देता है कि कितने कैश हमारे पास ज़रूरत है, कितना हमें हमेशा अवेलेबल रखना है ना, क्योंकि हमें पता चल जा रहा है। अब जैसे आपने एस्टिमेट किया रिसिप्ट का, अपने बजट आपने डिसबर्समेंट का आपने एस्टिमेशन किया, आप देख रहे हो कि आपके पास रिसिप्ट कम आ रही है, डिसबर्समेंट ज़्यादा हो रही है, तो आपको समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम है भाई, बोरो करनी है। सो आप हमेशा आप हो जाता है कि आपको कितने कैश की ज़रूरत पड़ने वाली है, आप उस हिसाब से कैश मेंटेन कर लेते हैं। इसमें ये भी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि कहीं भी एक्सेस ना हो, कहीं भी शॉर्टेज ना हो, क्योंकि आप हर एक स्टेप पे कैश को चेक करें, पूरा बजट तैयार किए, तो अगर आपका एक्सेस है तो आप उसको आइडल पड़े नहीं रहने देते, बेकार नहीं पड़े रहने देते, उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट कर देंगे। और अगर आपको दिख रहा है कि आपको शॉर्टेज पड़ने वाली है तो आप उसका पर्टिकुलर सोर्स ढूंढ के रखोगे कहाँ से मुझे बोरो कर लेना है फंड को। तो ना तो एक्सेस रहता है और ना ही शॉर्टेज, इसकी वजह से आपको ये चीज़ें मेंटेन हो जाती हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर आप करना चाहते हैं, मतलब फिक्स्ड एसेट्स को आप परचेज करना चाहते हैं, उसमें कुछ खर्चे करना चाहते हैं, तो आप इजीली उसको इंटरनली फाइनेंस करा सकते हैं, क्योंकि आप कैश बजट बनाओगे तो आप बनाते वक्त ही आप एस्टिमेट कर ले रहे हो, तो आप समझ जाओगे कि भाई मुझे एक्सपेंडिचर को कम करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर एसेट्स को परचेज करना है, तो मुझे कैश मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो आप उसे इंटरनली फाइनेंस करने के लिए रेडी हो सकते हो, है ना, क्योंकि आप बजट तैयार कर ले रहे हो। इसके अलावा ये आपकी ग्रोथ के लिए भी एक स्टैंड प्रोवाइड कर देता है, फंड प्रोवाइड कर देता है कि आपको पास फंड है, आपको इजीली पता चल जाएगा कि हम आगे बढ़ सकें, कितना बढ़ें, है ना। आपको कैश पोजीशन को अच्छे से मेंटेन करने में, मैनेज करने में आपको हेल्प कर देगा, क्योंकि आप इस पूरा एस्टिमेशन कर ले रहे हो रिसिप्ट की, डिसबर्समेंट की, तो आप अच्छे से अपनी पोजीशन को मेंटेन कर पाओगे, राइट। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट की। सो बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट की, तो ये जो बजट होता है ये क्या करता है, ये एक्सपेंडिचर के लिए प्लानिंग करता है। मतलब जो भी बजटेड पीरियड में आप फिक्स्ड एसेट्स पे अपने खर्चे करने वाले हैं, उसकी प्लानिंग आप करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में। लाइक आप नई बिल्डिंग खरीदना चाह रहे हो, लैंड परचेज करने वाले हो, प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने वाले हो, आप पेटेंट कराने वाले हो, कॉपीराइट लेने वाले हो, है ना, ट्रेडमार्क लेने वाले हो, आप मतलब इस तरह से कोई भी चीज़ जो भी आप फिक्स्ड एसेट्स आप परचेज करने वाले हो, टेंजिबल या इंटेंजिबल नेचर के, उसके लिए क्या पैसे आपको लगने वाले हैं, क्या खर्चे पड़ने वाले हैं, आप उसका बजट रेडी करते हो। ठीक है, तो ये जो बजट होता है वो एक तरीके से आपको गाइड करता है कि आपको कितने अमाउंट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है इस पर्टिकुलर कैपिटल एसेट्स को परचेज करने के लिए, प्रोक्योर करने के लिए, पाने के लिए उस पर्टिकुलर बजटेड पीरियड में, राइट, जितने टाइम का बजट बना रहे हो, राइट। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट रेडी किया जाता है ना, तो नॉर्मली ये लंबे टाइम पीरियड के लिए होता है। मतलब जो अदर फंक्शनल बजट है उससे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट रेडी होता है, क्योंकि आप फिक्स एसेट परचेज करते हो तो वो टाइम टेकन प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, एनालिसिस करने में और बाकी सब चीज़ों में। तो इसीलिए इस बजट को प्रिपेयर करने में जो है आपके अकाउंटेंट जो हो गए, फिनांस मैनेजर जो हो गए बेसिकली, या जो इंजीनियर्स होते हैं ना, इनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, फंक्शनल मैनेजर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इन लोगों के एडवाइस, इनके ऑब्जर्वेशन, इन सब के बेसिस पे ही आपका ये बजट रेडी हो पाता है, क्योंकि अलग अलग फंक्शनल मैनेजर बताएंगे कि उनको किस तरह के एसेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली। लाइक प्रोडक्शन मैनेजर बताएगा कि उसको किस तरह के प्लांट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। आपके इंजीनियर्स बताएंगे कि इस तरह के प्लांट की टेक्नोलॉजी कौन सी बेस्ट है, कौन सी नहीं है। अकाउंटेंट आपको बताएगा कि आपको किस तरह के फंड, इसके लिए किस तरह का फंड चाहिए होगा, कितना फंड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये जो बजट तैयार किया जाता है ना, ये इन सब के सहयोग से होता है, इन सब की चीज़ें ज़रूरत होती है, उसके बाद आपका ये बजट रेडी हो पाता है। तो इस तरह का बजट हम जब प्रिपेयर करते हैं तो करते क्यों हैं? क्योंकि या तो हमें एडिशनल एसेट परचेज करनी होती है, या हम कोई एग्जिस्टिंग एसेट्स को रिप्लेस करना चाह रहे होते हैं, या जो ऑलरेडी हमारी टेक्नोलॉजी है, मतलब जो एसेट्स हम यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हम उस इम्प्रूव टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ इंस्टॉल करना चाहते हैं। देन हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट के बारे में बात
करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट। नाम से क्लियर है, ये जो बजट होता है बेसिकली ये एस्टिमेट करता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस के लिए कितने कॉस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली, कितने पैसे की, कितने फंड की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, इस बजट में आप डिसाइड करते हैं कि आप किस टाइप का रिसर्च करने वाले हैं, पर रिसर्च प्लान क्या है, प्रोसीजर क्या रहेगा, आप रिसर्च कैसे करेंगे, है ना, इसके लिए पर्टिकुलर कॉस्ट कितनी लगने वाली, ये सारी चीज़ें इस बजट में रेडी रहती है। ठीक है, ये बजट जो है बेसिकली जो बनाया जाता है वो इसलिए बनाया जाता है कि जो भी आपके प्रोडक्ट हैं उसमें कुछ नया चीज़ आए, उसकी क्वालिटी में कुछ इन्हांसमेंट हो, कुछ इम्प्रूवमेंट हो, है ना, कुछ नया प्रोडक्ट हम लॉन्च करें। इस तरह की पर्पज़ के लिए हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट को तैयार करते हैं। तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट होता है ना, वो सब तरह की कॉस्ट को कवर करता है। ठीक है, चाहे वो लेबर का हो, मटेरियल का हो, ओवरहेड का हो, कोई भी कॉस्ट हो, सब तरह की कॉस्ट को अपने में कवर करेगा। और जो भी मतलब आपके नई नॉलेज है, नए फैक्ट्स हैं, वो सब को पाने में जो भी खर्चा लग रहा है वो सब वो लेगा अपने इस बजट में, उसको कंसीडर करेगा। साथ ही जो भी आपने बजट या मतलब जो कुछ भी आपने किया, जो भी रिसर्च किया, उसकी जो फाइंडिंग्स आई, उसको जब आप प्लान करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, नए प्रोडक्ट में लॉन्च करते हो, उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह में भी जो खर्चा आएगा वो सब इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट में कवर किया जाएगा। मतलब यहाँ पे इन सब चीज़ों की डिटेल रहती है। राइट, सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना करना है, उस पर कितना फंड लगाना है, ये सब मैनेजमेंट के डिसीजन पर डिपेंड होता है। मतलब ये पहले ही डिसाइड हो जाता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हम इतने करोड़ का फंड पास कर दे रहे हैं। अब इतने करोड़ का फंड पास हो गया तो अब उसी में आप रिसर्च करते हो, आप अपने प्रोडक्ट को नया लॉन्च कैसे करोगे, डिज़ाइनिंग में क्या चेंज कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, वो सब कुछ आप इसी में कर लेते हो। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट। एंड द लास्ट वन इज़ व्हाट, मास्टर बजट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बजट है। सो मास्टर बजट को हम कंसोलिडेटेड समरी कहते हैं। किस चीज़ की कंसोलिडेटेड समरी? सारे फंक्शनल बजट की। ठीक है, मतलब क्या हो गया, मास्टर बजट एक तरीके से फाइनल बजट हो गया, एक समरी बजट हो गया, जो सारे फंक्शनल बजट को इन कैप्सूल फॉर्म मतलब थोड़े थोड़े में कंसीडर करके हर एक का जो क्रक्स निकला है ना, उस क्रक्स के बेसिस पे पूरा मास्टर बजट रेडी होने वाला है। तो मास्टर बजट में होता क्या है, मास्टर बजट में हम ना बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देते हैं, बजटेड बैलेंस शीट तैयार कर देते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो आप, बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब आप बजटेड सेल्स रखोगे। बजटेड सेल्स आप कहाँ से निकालोगे? बजटेड सेल्स का जो अमाउंट आप निकालोगे वो निकालोगे सेल्स बजट से, है ना। परचेज का जो आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बजटेड परचेज, वो कहाँ से निकालोगे? आप परचेज जो आपका बजटेड परचेज बजट जो आपने बनाया है उससे आप निकालोगे। इसी तरीके से आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो खर्चा निकालोगे। मतलब जो पीएल आप पूरा बजट बना रहे हो उसमें हर एक चीज़ का जो आप दिखाओगे वो सब आपको कहाँ से मिलेगा? इन फंक्शनल बजट जो आपने तैयार किया है उनके फिगर, उनकी क्रक्स फिगर से मिलेगा। क्लियर है? और फिर इस तरीके से आप पूरा बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार कर लेते हैं। क्लियर है? तो ये आपका जो मास्टर बजट होता है वो ओवरऑल आपका बता देता है कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस आपका ड्यूरिंग द पीरियड होने वाला है, क्या पोजीशन आपके कंपनी की, आपकी बैलेंस शीट की दिख रही है। ठीक है, सीआई में जो इंस्टीट्यूट है, आपकी चार्टर्ड इंस्टीट्यूट है, वो उन्होंने क्या बताया आपको मास्टर बजट के बारे में? उन्होंने कहा कि ये एक समरी बजट है जो सारे फंक्शनल बजट के कंपोनेंट को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेता है। राइट, मतलब मास्टर बजट में आपको फंक्शनल बजट के हर एक चीज़, हर एक पॉइंट मिल जाएंगे, हर फंक्शनल बजट का इंपॉर्टेंट टैक्स वहाँ पे मिल जाएगा, और वो आप पहले बनाते हो, अप्रूव करते हो, अडॉप्ट करते हो एंड देन इम्प्लॉयड करते हो। इसका मतलब ये हो जाता है कि मास्टर बजट को पहले प्रिपेयर किया जाता है बजट कमेटी के थ्रू, वो सारे फंक्शनल बजट जो बने हैं उनको कोऑर्डिनेट करके आपका बजट कमेटी क्या करती है, एक मास्टर बजट रेडी करती है। मतलब बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बजटेड बैलेंस शीट तैयार कर लेती है। ठीक है, जब वो बन जाता है तब उसे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अप्रूव कराते हैं, और जब एक बार ये अप्रूव हो जाता है तो वो इम्प्लीमेंट होता है। मतलब हर एक डिपार्टमेंट के लिए वो स्टैंडर्ड सेट हो जाता है कि अब यही आपको अचीव करना है। जैसे परचेज डिपार्टमेंट के लिए स्टैंडर्ड सेट हो गया, आपने ही बजट बनाया था कि भाई ये आपका स्टैंडर्ड है, इतना आपको परचेज में करना है, इस कॉस्ट के अंदर करना है। ठीक है, इसी तरीके से मटेरियल कंजम्पशन बता देगा, इतनी क्वांटिटी के मटेरियल में आपको इतना प्रोडक्ट तैयार करना है। तो हर एक का स्टैंडर्ड सेट हो गया, कहाँ से? इसी मास्टर बजट से। और मास्टर बजट कहाँ से आया? फंक्शनल बजट से आ गया। क्लियर है? तो मास्टर इसीलिए कहा जा रहा है इसको, हर फंक्शनल बजट की पूरी समरी आपको इसमें मिल जाती है। जीरो बेस्ड बजटिंग को डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली नाम से जो क्लियर हो रहा, इट मीन्स व्हाट, एक ऐसा बजट बनाना जिसका बेस क्या है? जीरो है। सो ये बजट बनाने का वो प्रोसेस है जो इसमें हम स्क्रैच से बजट बनाते हैं, मतलब बेसिक बिल्कुल जीरो मान के जीरो से बजट बनाते हैं। क्योंकि इस बजट का जो एजम्पशन है वो एजम्पशन ही यही है कि आपको प्रीवियस ईयर को क्या मानना है? जीरो मानना है। जनरली ये होता है कि जब हम बजट बनाते हैं तो पीछे के चीज़ों को सपोर्ट में लेते हैं ना, कि ऐसा हुआ था तो इतना इस बार भी होगा, तो हम कहीं
कहीं ना कहीं बेस लेके चलते हैं। सो यहाँ पे वही बेस आपको नहीं लेना है, आपको जीरो मानना है। जनरली ट्रेडिशनल बजटिंग में क्या होता है कि जो भी एक्सपेंडिचर किए जाते हैं प्रीवियस ईयर में, वो उसे ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता है। जो पिछली बार हुआ था उतना तो होगा होगा, एडिशनली हम इतना और काम करने जा रहे हैं इसलिए कुछ और एक्स्ट्रा खर्चे लगेंगे। तो जो वो एक्स्ट्रा खर्चे लगेंगे, जो इंक्रीमेंट एक्सपेंसेस में होंगे, बस उन्हीं के रिगार्डिंग डिस्कशन किया जाता था। ठीक, मतलब पिछली बार जितना हुआ था खर्चा उतना तो हम मानते कितना तो होना ही होना है। इन्फ्लेशन है तो एडिशनली और आएगा। ठीक, तो एडिशनल के बारे में बात होती है। लेकिन जीरो बेस्ड बजटिंग क्या कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपको हर एक खर्चे को जस्टिफाई करना है हर एक नए पीरियड के लिए। मतलब अगर मैं इस साल बजट बना रही हूँ तो इस साल में मुझे ये एक्टिविटीज़ करनी है, इसके लिए ये खर्चे लगते हैं, इस खर्चे की इतनी इतनी कॉस्ट आती है। ठीक है, तो आपको हर एक एक्सपेंसेस के लिए उसकी एक्चुअल खर्चे को कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितना लगने वाला है, और फिर आपको अपना बजट तैयार करना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि देखिए जनरली यहाँ से वहाँ तक जाते हैं तो ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम इतनी रखते हैं। ठीक है, पिछली बार इतनी आई थी तो इस बार इतनी रखते हैं, तो हम इस कॉस्ट को इतना मान के चलेंगे, है ना। इस बार और कुछ हो गया होगा तो एडिशनली थोड़ा पैसा और लगा दीजिए। ऐसे काम नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको एक्चुअली देखना है कि वाकई में यहाँ से यहाँ जाने का कितना रेंट लगेगा या कितना आपको पे करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको उसकी टोटल करनी पड़ेगी और फिर वो बजट में लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, स्क्रैच फ्रॉम जीरो, है ना। इसको जो है ना, आप जीरो बजटिंग को आप डी नोवा बजटिंग भी कहेंगे। डी नोवा बजटिंग का मतलब क्या हो गया कि बजट आप जो बनाने जा रहे हैं वो बिगिनिंग से बनाने जा रहे हैं, विदाउट एनी रेफरेंस। आप कोई बेस लेके नहीं चल रहे हैं, कोई पास्ट बजट को अपना बेस नहीं बना रहे हैं। आप बिल्कुल बेस से, मतलब बिल्कुल ज़ीरो से आप इसको काम कर रहे हैं, कोई बेस नहीं है आपका, है ना। इनिशियली कहते नहीं कि आप शुरू से शुरू किए हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किए हैं, वैसे ही ये बजट आपका होता है जहाँ पे आप इनिशियली शुरू से शुरू करते हैं। क्लियर है। सो यहाँ पे क्या हो जाता है कि आप जीरो बेस्ड बजटिंग में क्या करने वाले हैं, अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करने वाले हैं, है ना, जो भी आपके खर्चे लगने वाले हैं, आप उनको री इवेलुएट करते हैं ना। हर जब भी आप बजट बनाएंगे, जिस भी टाइम पीरियड के लिए बनाएंगे, हर टाइम पीरियड में आपको अपनी हर एक्टिविटीज़ को वापस से रिकैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। सो उसको हम क्या कहेंगे, जीरो बेस्ड बजटिंग कहेंगे। अब हम क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को भी इसमें देख लेते हैं, राइट। सो पहले हम देखेंगे CIMA की डेफिनेशन, है ना, जो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट है लंदन की। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि ये एक बजटिंग का मेथड है whereby all activities are re-evaluated each time a budget is set. ठीक है, discrete level of each activity are valued and a combination chosen to match funds available. So इनका कहने का मतलब क्या हो गया कि जब हम जीरो बेस्ड बजटिंग के अंदर बजटिंग तैयार करते हैं, बजट बनाते हैं, तो हम अपनी हर एक एक्टिविटीज़ को जब भी बजट बनाने जा रहे हैं तो उसको रिकैलकुलेट करेंगे, री-इवेलुएट करेंगे, राइट। और हर एक एक्टिविटी को, जो डिफरेंट लेवल पे जितनी भी आपकी एक्टिविटी हैं, उनको आप वैल्यू करेंगे, उनकी वैल्यूएशन करेंगे, और फिर आप एक कॉम्बिनेशन रेडी करेंगे जो आपके पास फंड अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग उसको सेट करते हुए आप अपना काम करेंगे, राइट। तो आप मैच कराएंगे कि भाई इस तरह की एक्टिविटी के लिए ये फंडिंग लग रही है, इतनी वैल्यू है, कौन सा कॉम्बिनेशन हमारा बेटर बैठेगा, और फिर हमारे पास फंड इतने अवेलेबल है तो हम उनसे मैच करा के वो फिर बजट पास करेंगे, अपना बजट तैयार करेंगे। तो ये CIMA ने कहा, ठीक है। वापस से मतलब हर एक्टिविटीज़ को आपको रिकैलकुलेट करना है। वहीं पे डेविड लेनेंगर ने क्या कहा, उन्होंने कहा जीरो बेस्ड बजटिंग इज अ मैनेजमेंट टूल विच प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक मेथड फॉर इवेल्युएटिंग ऑल ऑपरेशंस एंड प्रोग्राम्स, right, current or new, allow for budget reduction and expansion in a rational manner and allows reallocation of sources from low to high priority programs. So यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, डेविड ने कहा कि देखिए ये जीरो बेस्ड बजटिंग मैनेजमेंट का वो टूल है जिसमें वो क्या करते हैं, आपको एक सिस्टमैटिक मेथड दे रहे हैं, किस चीज़ का, कि जो भी ऑपरेशंस, जो भी प्रोग्राम्स आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करने जा रहे हैं, वो अभी का हो या आप आने वाले प्रोग्राम्स की बात करें, कोई नया प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं, कोई नया इवेंट करने जा रहे हैं, कोई नई एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो या तो वो करंट की हो या तो न्यू है, आपको क्या करना है, उन सभी की चीज़ों का बजट आप वापस से कैलकुलेट करते हो। आप देखते हो कि हम कितना कम कर सकते हैं या कितना हमारा बढ़ना है, बहुत रेशनल मैनर
मैनर में आप हर चीज़ों को कैलकुलेट करते हो और फिर जो भी आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं, जो भी सोर्सेज हैं, आप उन्हें प्रोवाइड करते हो अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटीज़। आप जब सारे खर्चों को देखते हो, उनको वापस से रिकैलकुलेट करते हो सिस्टमैटिकली और आप अपने फंड को देखते हो, फिर आप देखते हो कि भाई किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, कौन से खर्चे को मुझे पहले करना चाहिए और फिर आप अपने बजट का एलोकेशन उस हिसाब से करते हो। तो उसे हम कहते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। इज इट क्लियर? तो क्रक्स की अगर बात करें तो दिमाग में क्या क्या रखना है कि अगर हम इस मेथड को अप्लाई करके अपना बजट तैयार करने जा रहे हैं तो मुझे अपनी हर एक्टिविटीज़ के लिए वापस से अपने पैसे को कैलकुलेट करना है, एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने हैं, उसके अकॉर्डिंग बजट तैयार करना है। फिर हमें देखना है कि मेरे पास कितना फंड्स अवेलेबल हैं और हमें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि भाई मुझे पैसा कहाँ खर्च करना है, ठीक है, किस एक्टिविटीज़ में खर्च करना है और फिर उस हिसाब से हम अपने बजट को एलोकेट करा देंगे। तो उसे हम कहते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। क्लियर है? इस जो मेथड है, मतलब ये जो है, इसे बेसिकली फर्स्ट टाइम यूएस डिपार्टमेंट जो एग्रीकल्चर है वहाँ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 1961 में। पर इसे जो इंट्रोडक्शन के लिए जिसको माना जाता है कि ये जीरो बेस्ड बजटिंग किसके थ्रू दिया गया, तो वो हमेशा याद रखिएगा पीटर ए फेयर के थ्रू दिया गया और 1979 में इसे पॉपुलराइज किया गया। राइट। लेकिन ये जेडबीबी इन्हीं के नाम से समझा जाता है कि पीटर ए फेयर ने जेडबीबी को दिया है। वहीं पे एक नाम और आता है जिसे कहते हैं जिमी कार्टर। बेसिकली ये वो थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम, ये जॉर्जिया के गवर्नर थे, बाद में वहाँ के प्रेसिडेंट बने। सो ये वो पहले पर्सन थे जिन्होंने इसे अडॉप्ट किया, राइट, इसे प्रमोट किया, अडॉप्ट किया, इम्प्लीमेंट किया जॉर्जिया में। ठीक है, तो मतलब इम्प्लीमेंटेशन का जो आप देंगे कि किसने किया, तो वो जिमी कार्टर ने पहली बार इसे इम्प्लीमेंट किया था जॉर्जिया में। जबकि इसे लाया किसने था, इसे इंट्रोड्यूस किसने किया था, इसे पीटर ए फेयर ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को कॉइंड और लाया गया पीटर ए फेयर के थ्रू। ये चीज़ भी एग्जाम में आती है। तो अगर आप इसको समझिए ना, मतलब एक एग्जाम्पल से समझिए, तो आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको अपनी बर्थडे पार्टी ही प्लान करनी है, तो आपने पिछली बार कितना खर्चा किया था, कैसे किया था, कहाँ पार्टी दी थी, कितने लोगों को बुलाया था, आप मत ये सब सोचिए। ठीक है, आप इस बार फ्रेश स्टार्ट करिए। फ्रेश स्टार्ट करने के लिए आपने क्या किया, आपने अपने हिसाब से वापस से सारे रेस्टोरेंट या सारे चीज़ों को एनालिसिस किया, किसी वन को पिक किया, फंड देखा मेरे पास कितना है, ठीक है, फिर कितने लोग आएंगे, कितना खर्चा पड़ेगा, हर एक चीज़ को वापस से रिकैलकुलेट किया आपने। ना कि पिछली बार बेस बनाया कि पिछली बार मेरे बर्थडे में मतलब 50,000 लग गए थे, इस बार और लग जाएंगे, तो 10, 20, 30 हज़ार तो एक्स्ट्रा मान के चले, तो पिछली बार 50,000 लगा था तो इस बार 80,000 लगेगा। इस तरह से आप बजट नहीं बनाए। आपने क्या किया, आपने हमारे हर एक खर्चे को वापस से रिकैलकुलेट किया। क्लियर है? तो इसी को हम कहते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। क्योंकि जीरो बेस्ड बजटिंग में आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको हर चीज़ स्क्रैच से शुरू करनी है। आपने पहले कुछ भी नहीं कर रखा है, बिल्कुल जीरो से आपको स्टार्ट करना होगा। उसी को हम जीरो बेस्ड बजटिंग कहते हैं। इज इट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इसके प्रोसेस को देखते हैं। ठीक है, कि जीरो बेस्ड बजटिंग के लिए क्या स्टेप्स, क्या प्रोसेस है जिसके बेसिस पे हम इस बजट को तैयार करते हैं। तो इसमें 4 मेन स्टेप्स आते हैं। पहला क्या आता है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसीजन पैकेज। पहले हम डिसीजन पैकेज को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे, फिर हम डिसीजन पैकेज को इवेलुएट करेंगे, देन उसकी रैंकिंग करेंगे एंड फिर रिसोर्सेज को एलोकेट कराएंगे, मतलब अपना फंड एलोकेट कराएंगे, बजट तैयार कर लेंगे कि भाई इसके लिए इतना पैसा लगेगा, इसके लिए इतना पैसा, इसके लिए इतना पैसा। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा बजट तैयार हो जाएगा। अब एक एक स्टेप्स को समझते हैं। पहले सबसे पहले बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसीजन पैकेज की। अब पहली बात तो ये समझिए कि डिसीजन पैकेज का मतलब क्या हुआ। डिसीजन पैकेज का मतलब होता है कि वो सारे प्रोग्राम, वो सारी एक्टिविटीज़ जिसके रिगार्डिंग आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, उसी को हम इन शॉर्ट डिसीजन पैकेज कह रहे हैं। मतलब इन एक्टिविटीज़ के लिए आप डिसीजन लेने जा रहे हो, इन एक्टिविटीज़ के लिए आप बजट तैयार करने जा रहे हो, तो उसी को इन शॉर्ट क्या कहा जा रहा है, डिसीजन पैकेज। ठीक, तो पहले तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि भाई मुझे कौन से वो एक्सपेंडिचर हैं जिनके लिए मुझे बजट तैयार करना है। ठीक है, कौन सी यूनिट्स हैं जिनके लिए, कौन सा डिपार्टमेंट है जिनके लिए मुझे अपना बजट रेडी करना है, उसके लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिन पे हमें बजट तैयार करना है। तो मतलब बेसिकली आप उस एक्टिविटीज़ को, उस प्रोग्राम्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, और ये देखेंगे कि भाई वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मैच करता रहे। आपकी जो एक्टिविटीज़ है जिसके लिए आप बजट बनाने जा रहे हैं, वो एक्टिविटीज़ उसी लाइन में हो, उसी तरीके से हो कि आपकी कंपनी का बजट, मतलब कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो। ठीक है, तो आप इस तरह से उसको डिसीजन पैकेज को आइडेंटिफाई करके डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है इवैल्यूएट करिए।
इवैल्यूएशन ऑफ डिसीजन पैकेज। तो जब आपने क्या किया, उसको समझ लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि इन एक्टिविटीज़ के लिए बजट बनाना है, ये हमारे इंपॉर्टेंट है, जिनके लिए एक्सपेंडिचर्स रेडी करने हैं, तो आपको क्या करना होगा, उसे एनालिसिस करना होगा कॉस्ट एंड बेनिफिट बेसिस पे कि कितना खर्चा लगेगा, कितना बेनिफिट इससे ड्राइव्ड होगा। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे आप इनको इवैल्यूएट करेंगे, लाइक कि ये ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ सिंक हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमारे पास जितना फंड अवेलेबल है उसके हिसाब से ये एक्टिविटीज़ हैं या नहीं, वो प्रोग्राम है या नहीं है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। मतलब ये सारे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे आप अपने इन एक्टिविटीज़ या इन प्रोग्राम्स को इवैल्यूएट करेंगे। क्लियर है? जब आप इवैल्यूएशन कर लेते हैं तो आपको रैंकिंग करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रैंकिंग की बात। ठीक है, तो यहाँ पे रैंकिंग का क्या मतलब हो गया कि आप इस प्रोसेस में क्या करेंगे, जो भी आपने एनालिसिस किया है ना, कॉस्ट बेनिफिट बेसिस पे जो आपने एनालिसिस किया है, अब उस बेसिस पे आप इन्हें रैंक दीजिए, प्रायोरिटी सेट करिए, राइट, कि भाई इसको काम करना है पहले, इसको बाद में करना है, फिर इसको बाद में करना है, या इसको नहीं करना है। ठीक, तो इसमें कैसे करेंगे हम, यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट या जो भी एक्टिविटीज़ हमारी पॉजिटिव कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस दे रही होंगी, मतलब जब मैंने एनालिसिस किया तो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट आया कि कॉस्ट कम बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है हमको, तो आप उनको और या फिर आप ये मानिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के साथ वो अचीव कर रही हूँ, तो आप उनको एक्सेप्ट करेंगे, उनको सेलेक्ट करेंगे, उनकी रैंकिंग पहले रखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप अपने हर एक एक्टिविटीज़ को, अपने हर एक प्रोग्राम, अपने हर एक प्रोजेक्ट को एनालिसिस करके उनकी रैंकिंग देंगे, प्रायोरिटी सेट करेंगे कि मुझे मेरा फंड कहाँ पे एलोकेट कराना है। और जैसे ही आपका रैंकिंग डिसाइड हो जाएगा, प्रायोरिटी सेट हो जाएंगी, तब आप अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करा देंगे। सो ये एकदम फाइनल स्टेज हो जाता है आपके बजट का, जहाँ पे अपना बजट एलोकेट करा देंगे आप कि पर्टिकुलरली ये रैंकिंग है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये, पिरामिड सेट हो गया। अब उस हिसाब से आप क्या करेंगे, अपना फंड एलोकेट शुरू कर देंगे कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा बजट लगेगा, इसमें उसके बाद लगेगा, इसमें। अब देखिए, जब बजट आप सुनते होंगे, गवर्नमेंट का बजट भी सुनते होंगे, तो आप देखते हैं ना कि कुछ एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा बजट पास हो गया, बहुत ज़्यादा फंड एलोकेट किया गया, कुछ एक्टिविटीज़ के लिए कम फंड एलोकेट किया गया, तो वहाँ पर भी प्रायोरिटीज सेट होती है ना। हर बजट की प्रायोरिटीज़ होती हैं कि इस बार के बजट में इन 3 चीज़ों को इंपॉर्टेंस दी गई है, इन चीज़ों को वैल्यू की गई है, तो प्रायोरिटी सेट की जाती है, रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, फिर उसी रैंकिंग के बेसिस पे हम अपने फंड को एलोकेट कराते हैं। क्लियर है? जो मैक्सिमम रिजल्ट दे रहा है, जिसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होगी, हम उन्हें ही ज़्यादा बजट एलोकेट कराएंगे, उन्हें ही ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? तो ये हमारे 4 स्टेप्स होते हैं जिनके बेसिस पे आपका जेडबी भी तैयार हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, एडवांटेज देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके, मेरिट्स, एडवांटेज, है ना। सो देखिए, जीरो बेस्ड बजटिंग जो होता है ना, बहुत एफिशिएंट होता है ना, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? क्योंकि यहाँ पे ना इंक्रीमेंटल अप्रोच नहीं अडॉप्ट किया गया कि पिछली बार इतना हुआ था तो इतना और करके काम बना देते हैं। नहीं, ये चीज़ नहीं है। वो हर एक एक्टिविटीज़ को जस्टिफाई करते हैं कि ये खर्चा, हम इस खर्चे के लिए इतना पैसा बोल रहे हैं, तो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इतना यहाँ पे लगेगा, इतना यहाँ पे लगेगा। हर एक एक्टिविटीज़ को वापस से रिकैलकुलेट किया गया, तो एफिशिएंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है। ये बजट जो होता है, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस गवर्नमेंट क्या मतलब मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है कि आप इस बेसिस पे अप्रूव करिए अपना बजट, है ना। ऐसा नहीं कि ये अपना है, ये काम करना है, इतना बजट एलोकेट कराना है, इतनी बार पिछली बार हुआ था, इतना और बढ़ा दीजिए, काम खत्म। ऐसे नहीं, ये कहते हैं नहीं, आप एनालिसिस करिए अच्छे से, फ़ायदा किस में मिल रहा है आप उस पर करिए, राइट। तो ये आपको रैंकिंग करने को मदद करता है, आप प्रायोरिटी सेट करते हैं ना, तो ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पे इस बजट में होती है। ठीक, इसके अलावा ये बजट क्या करता है, जो अनइकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ है उसे आइडेंटिफाई करके उसे हटा देता है ना, जिससे आपकी जो परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ है वो बढ़ जाती है ना। जो अल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं वो आपके सामने खुल के आ जाते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे कि आप पिछली बार आपने कहा कि भाई पिछली बार 80,000 लगा था, तो इस बार 1 लाख लगेगा। अगर आपने ऐसे बजट बनाया, तो हो सकता है पिछली बार जब 80,000 लगा था तो उसमें कुछ खर्चे बेकार के हो गए थे, लेकिन अब आप आगे जाके 80 तो मान के ही चल रहे हैं, उसके ऊपर से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो मतलब आप वो बेकार की एक्टिविटीज़ का भी पैसा जोड़ के बैठ रहे हैं, तो ये अनइकोनॉमिकल हो गया। और ऐसी भी एक्टिविटीज़ हो गई जो बिना काम की थी, उसके भी पैसे यहाँ पे चले आए। अब क्या होगा, आप जीरो बेस्ड बजटिंग जब बना देते हैं तो आप हर एक एक्टिविटीज़ को वापस से जस्टिफाई करेंगे, ये करना है कि नहीं करना है, ये एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट है या नहीं है, इसके लिए फंड रखना है कि नहीं रखना है। तो आप अनइकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को, जो बेकार की एक्टिविटीज़ है, उनको अवॉइड कर सकते हैं, उनको ड्रॉप अप कर सकते हैं। क्लियर है? और अल्टरनेटिव ऑप्शंस आप देख सकते हैं, तो ये एक जेडबीबी का फ़ायदा हो जाता है। इसके अलावा प्रायोरिटी सेट करने को हेल्प मिलती है, तो आपके पास जितना भी फंड है
आप अपनी प्रायोरिटीज़ रैंकिंग सेट कर लिए हैं। अब रैंकिंग के बेसिस पे फंड एलोकेट कराते हैं तो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले हो जा रही हैं। ऐसा नहीं हो पा रहा कि इतना फंड है, इतना जगह लगना है, अब लगा दिया तो इंपॉर्टेंट चीज़ें रह गई या उनको कम फंड मिला, ऐसा नहीं है। जब रैंक के बेसिस पे हुआ, प्रायोरिटी सेट हो गई, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसको अच्छा खासा पैसा मिल गया, उसको फंड ज़्यादा एलोकेट आपने करा दिया। तो ये प्रायोरिटी सेट होती है प्रोग्राम्स की, ये बहुत फ़ायदा होता है, उसके बेसिस पे रिसोर्सेज एलोकेट करा जाते हैं। ये एक जेडबीबी का बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा हो गया या एडवांटेज हो गया। इसके अलावा आपका जेडबीबी में कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन भी इंक्रीज़ होता है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट, हर ऑर्गेनाइजेशंस आपस में कम्युनिकेट करके, कोऑर्डिनेट करके ही बजट तैयार करती हैं कि भाई मेरे लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या है। तो इस हिसाब से हर एक डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, एंड देन प्रायोरिटीज सेट होती हैं। क्लियर है? तो ये भी एक अच्छा चीज़ हो जाता है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेज की कि क्या क्या जेडबीबी के डिसएडवांटेज हैं। सो पहली बात तो ये बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसको प्रिपेयर करने में अच्छा खासा पैसा लगता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इसमें जेडबीबी में चूँकि आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हो तो पेपर वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए कई बार ये बहुत टेडिशियस जॉब हो जाती है। मतलब आपको रिपीटेटिव टाइम काम करना पड़ जाता है ना, कि आपको पता है कि ये खर्चा होना था, पिछली बार भी हुआ था, अब वापस से उसी को कैलकुलेट करे जा रहे हैं। लाइक रेंट है, आपको पता है कि रेंट हर बार जाती है, तो रेंट का एक्सपेंस तो कंफर्म ही है, तो हम उसको एज इट इज़ ले सकते हैं। लेकिन नहीं, हम वापस से एग्रीमेंट देख के वापस से चीज़ों को कैलकुलेट करके, अच्छा रेंट का इतना जाना है, तो फिर से पेपर उसका लगा रहे हैं कि रेंट के पेपर है, क्योंकि इसका रेंट का खर्चा इतना पड़ता है, ये रहे इसके पेपर। तो कई बार ना इस तरह से पेपर वर्क इसमें ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आप हर चीज़ जीरो से शुरू कर रहे हैं, हर एक्टिविटीज़ को डिफाइन कर रहे हैं कि ये खर्चा है तो क्यों है। तो इस वजह से आपको जस्टिफाई करने के चक्कर में पेपर वर्क बढ़ जाता है। ठीक है, एक ये चीज़ हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि इस कॉन्सेप्ट में चीज़ें बहुत शुरू से शुरू की जा रही है ना, तो मतलब आपको जीरो से काम करना है, तो मैन पावर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है ना। तो इस जेडबीबी में मैन पावर की ज़रूरत बहुत होती है, लार्ज नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि चीज़ें बहुत शुरू से शुरू प्लान करनी है, आपको प्रिपेयर करनी है, तो इसलिए ना यहाँ पे मैन पावर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। इसके अलावा क्या हो गया कि मैन पावर की तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि हर एक एक्सपेंस को जस्टिफाई करना होता है, उसकी प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ती हैं, डिसीजन पैकेज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो इस वजह से जो एक्सपर्ट की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, जो मैनेजर्स है ना, उनको ज़्यादा ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो ये सब भी एक डिसएडवांटेज जेडबीबी का हो गया। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या क्या डिसएडवांटेज है और क्या क्या एडवांटेज है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।